अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया। वापसी का सफर, किस्त नंबर 115, स्याहपोश साया। चुड़ैल कब्र के शिगाफ तक आ पहुंची थी। अंबर अब बेखौफ हो गया था। उसकी ताकत वापस आ चुकी थी। जादू का असर उस पर नहीं हो सकता था। संचिका बेहोश होकर कब्र में उसके कदमों में पड़ी थी। मारिया कब्र के बाहर खड़ी थी। उसने भी चुड़ैल की चीख सुन ली थी और अब उसे कब्र के शिगाफ में दाखिल होते देख रही थी। मारिया ने ऊपर से आवाज दी, अंबर, बच्ची संचिका को बचाओ, मैं चुड़ैल से निमट लूंगी। और उसके साथ ही मारिया ने कब्र के अंदर छलांग लगा दी। वो चुड़ैल के बिल्कुल आगे आकर गिरी और उछलकर चुड़ैल की गर्दन पर सवार हो गई। अंबर ने संचिका को कोने में डाल दिया और खुद भी चुड़ैल से गुत्थम गुत्था हो गया। मारिया इस दौरान चुड़ैल की गर्दन के गिर्द रुमाल डालकर उसे जोर से कस रही थी। चुड़ैल की आंखें बाहर को निकल आईं। अंबर ने डरे बगैर पत्थर उठाकर चुड़ैल के सर पर इस जोर से मारा कि उसकी खोपड़ी से खून का फवारा उछल पड़ा। मारिया छलांग लगाकर नीचे आ गई। चुड़ैल की चीखों से कब्रिस्तान गूंज उठा। चुड़ैल कब्र में गिर पड़ी थी और तड़प रही थी। आखिर तड़पते तड़पते वो ठंडी होकर मर गई। जो ही उसकी जान निकली, उसकी जगह अंबर मारिया के सामने एक मुर्दा लोमड़ी पड़ी थी। चुड़ैल मरने के बाद अपने असली रूप में आ गई थी। मारिया ने कहा, ये कोई लोमड़ी थी अंबर? इसको किसी जादूगर ने तिलिस्म करके चुड़ैल बना दिया था। पुराने मिस्र में लोमड़ियों पर जबरदस्त जादू हुआ करते थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब संचिका को तो यहाँ से निकालें। मारिया ऊपर चली गई। अंबर ने नीचे से बेहोश संचिका को पकड़ा दिया। फिर अंबर भी कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बिजली भी चमक रही थी। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी। करतबा में उन्होंने पहले कभी ऐसा मौसम नहीं देखा था। बादलों में गरज सुनाई दी। अंबर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बड़ी सर्द डरावनी रात है, जल्दी चलो मारिया, बारिश आ गई तो ये बच्ची भीग जाएगी। मारिया ने पूछा, क्या तुम्हें इस बच्ची के घर का पता है? हाँ, तुम मेरे साथ आओ। वो कब्रिस्तान से बाहर आ गए। संचिका को मारिया ने अपने कांधों पर उठा रखा था क्योंकि गायब होने की वजह से उसे बोझ बहुत कम महसूस होता था। कब्रिस्तान के पुराने दरवाजे में से गुजरकर मारिया ने पूछा, अब किधर जाना होगा अंबर भाई? अंबर ने एक तरफ पहाड़ी ढलान को देखकर कहा, हम इस पहाड़ी से नीचे उतरकर करतबा शहर से बाहर चले जाएंगे। वहां इस बच्ची की माँ का घर है जो इसका बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। दोनों पहाड़ी की ढलान पर पैदल ही करतबा शहर की तरफ चल पड़े। उन्हें खबर ही नहीं लगी थी कि जब वो कब्रिस्तान के पुराने दरवाजे से बाहर निकले थे तो एक साया कब्रिस्तान से निकलकर उनके पीछे लग गया था। उस साये की न मारिया को खबर थी और न अंबर को। दोनों बातें करते आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। बादल अब बार बार गरज रहा था और बिजली चमक रही थी। मारिया ने कहा, मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकती, नहीं तो तुम्हें भी साथ लेकर उड़ जाती। थोड़ी दूर उड़कर नीचे उतरना पड़ता है और इसका कोई फायदा नहीं। इसकी जरूरत भी नहीं मारिया। हम सामने वाली सड़क पर पहुंच गए तो शहर को जाती कोई घोड़ा गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अंबर बोला, मुझे तो उम्मीद नहीं है, सारा इलाका सुनसान है। यहाँ रात के 2 बजे घोड़ा गाड़ी कहाँ से आएगी भला? मारिया, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे साथ कैसी कैसी अजीब बातें होती हैं और दिलचस्प वाकयात पेश आते हैं। कुछ पता नहीं कि आसमान से कोई फरिश्ता एक घोड़ा गाड़ी लेकर हमारे पास आ जाए। अंबर हंसा। मारिया ने कोई जवाब न दिया। संचिका उसके कंधे पर बेहोश पड़ी थी। वो अंबर के साथ साथ चलती अब शहर करतबा को जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गई थी जो छोटे छोटे गोल पत्थरों से बनी हुई थी। सड़क दूर तक सुनसान थी। दूर नीचे वादी के प्याले में करतबा का शहर था जहाँ की एक जगह भी चिराग की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरह चलते चलते मारिया और अंबर करतबा शहर से बाहर एक नदी किनारे संचिका की वालदा के घर पहुंच गए। वो सो रही थी। अंबर ने जाकर उसे जगाया और संचिका उसके हवाले करके कहा, बहन, मैं तुम्हारी बेटी को बड़ी मुसीबत से छुड़ा कर लाया हूँ, अब इसे घर से दूर मत जाने देना। संचिका की मां ने बच्ची को सीने से लगा लिया। संचिका को भी होश आ चुका था। वो मां से लिपटकर देर तक रोती रही। मारिया उनके करीब खड़ी खामोशी से ये सारा मंजर देख रही थी। अंबर जाने लगा तो संचिका की मां ने कहा, रात तूफानी है, तुम यहीं सो जाओ बेटा, मैं सामने कोठली में बिस्तर लगा देती हूँ। वो तो जंगल में भी रात बसर कर सकते थे और फिर उन्हें नाग की भी तलाश थी। वो करतबा के उस पहाड़ी खंडर पर जाना चाहते थे जहाँ उन्हें सफेद सांप के मिलने की उम्मीद थी। वो उस सांप से नाग का हाल मालूम करना चाहते थे। सफेद सांप अमूमन करतबा के जंगलों में आधी रात के बाद ही निकलता था। उसने संचिका की मां से इजाजत ली और मकान से बाहर आ गया। मारिया भी उसके साथ ही मकान से बाहर आ गई। अंबर ने मारिया की तेज खुशबू महसूस करते हुए कहा, मारिया, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी ख्याल आता है कि काश कम से कम तुम ही मुझे देख सकते। अंबर ने कहा, हाँ, कम से कम नाग और मुझे जरूर तुम्हें देखना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी खुशबू जरूर महसूस कर लेते हैं, बस इतना ही काफी है। अंबर और मारिया करतबा शहर की गलियों बाजारों से गुजर रहे थे। रात अंधेरी और सुनसान थी। कहीं कहीं किसी गली के कोने पर चिराग चल रहा था। चलते चलते वो शहर से बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक पथरीली सड़क थी जो सफेद सांप वाली पहाड़ी को जाती थी। अंबर ने कहा, हम रात ही रात में पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे। जरूर, अगर तुम कहो तो मैं पहले वहां जाकर सफेद सांप को तलाश करती हूँ।
मारिया काफी लंबी छलांग लगाकर रास्ता जल्दी तय कर सकती थी। इस ख्याल से कि दिन न निकल आए, अंबर ने मारिया को इजाजत दे दी कि वो थोड़ा थोड़ा उड़कर पहले सफेद सांप वाली पहाड़ी पर पहुंच जाए और खंडर में सफेद सांप को तलाश करके उससे नाग के बारे में पूछे। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं अच्छा, सामने वाली पहाड़ी पर मुलाकात होगी। मैं खंडर की अकवी दीवार के पास तुम्हें मिलूंगी। ये कहकर मारिया चली गई। अंबर सड़क के किनारे किनारे पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। मारिया को गए 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि बारिश शुरू हो गई। अंबर ने सोचा अगर इस वक्त कोई सवारी की बग्गी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उन दोनों को अभी तक खबर नहीं हुई थी कि वो साया जो कब्रिस्तान से निकलकर उनके पीछे लगा था अभी तक उनका ताकुब कर रहा था। मारिया तो साय को दिखाई नहीं देती थी। अंबर उसे नजर आ रहा था, इसलिए कुछ फासले पर वो बराबर अंबर का पीछा कर रहा था। ये साया एक लंबे स्याह लिबादे में मलबूस था। मुंह सर स्याह चादर में छुपा हुआ था। सिर्फ लंबे स्याह कुर्ते की एक जानिब से नंगी तलवार का सिरा बाहर झांक रहा था। साया सड़क किनारे की झाड़ियों के अकब से होकर ताकुब कर रहा था। उस साये के कदमों की आवाज भी नहीं थी। ये बड़ा ही पुरस्कार साया था जो मुसलसल अंबर का पीछा कर रहा था। बिजली चमकी और बादल गरजा। बिजली की चमक में अंबर ने देखा कि करतबा शहर की वादी से एक बंद बग्गी जिसके आगे 4 स्याह घोड़े जुते थे उसकी तरफ सड़क पर उड़ी चली आ रही थी। अंबर बड़ा खुश हुआ कि चलो कुछ तो बारिश से बचाव होगा और कुछ नहीं तो वो बग्गी में बैठकर करतबा की सफेद सांप वाली पहाड़ी के करीब ही पहुंच जाएगा। अंधेरे में उसे स्याह बग्गी तारीख धब्बे की तरह अपनी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। बिजली चमकती तो उसे बग्गी नजर आ जाती, उसके बाद वो फिर स्याह धब्बे में बदल जाती। अंबर ने एक बात महसूस की थी कि बग्गी के घोड़े दूर सड़क पर पूरी रफ्तार से भागे चले आ रहे थे, मगर फासला बहुत कम तय हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे घोड़े उसी जगह बग्गी के आगे जुते दौड़ रहे हों। अंबर सड़क की एक जानिब खड़ा बग्गी का इंतजार कर रहा था, मगर वो अभी तक वहीं की वहीं थी। एक बार जो बिजली चमकी तो अंबर ने बग्गी को जरा करीब आते देखा। अब उसे सड़क पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। ये कोई पुरस्कार सी बग्गी लगती थी। बहरहाल अंबर अपनी जगह पर खड़ा उसका इंतजार करता रहा। बग्गी के चारों स्याह घोड़े गर्दनें ऊपर उठाए नतनों से झाग उड़ाते उसके करीब से गुजरे तो उसके ऊपर बैठे हुए स्याह पोश आदमी ने बागे जोर से अपनी तरफ खींचकर बागे रोक ली। बग्गी अंबर के पास आकर रुक गई। उसका दरवाजा बंद था और खिड़कियों पर स्याह पर्दे पड़े थे जो गिरती बारिश में भीग रहे थे। बग्गी के ऊपर बैठा हुआ आदमी खामोश था। अंबर को नहीं मालूम था ये वही पुरस्कार साया था जो करतबा के पुराने कब्रिस्तान से उसका पीछा कर रहा था और अब पुरस्कार बंद बग्गी लेकर उसके सामने आन खड़ा हुआ था। अंबर ने अरबी और हिस्पानवी जुबान में उसे कहा कि क्या वो सामने वाली पहाड़ी तक उसे ले जाएगा। बग्गी का पुरस्कार स्याह पोश कोचवान मुंह से कुछ न बोला। हाथ से उसने अंबर को बग्गी के अंदर बैठ जाने का इशारा किया। अंबर ने उस आदमी में एक अजीब बात देखी कि बारिश उसके आसपास हो रही थी। उसके ऊपर बारिश का एक कतरा भी नहीं गिर रहा था। अंबर ने ख्याल किया शायद ये उसका वहम हो, क्योंकि रात बड़ी अंधेरी थी। सिर्फ बिजली चमकती तो उसे कोचवान का हेवला सा दिखाई देता था। बग्गी का दरवाजा अपने आप खुल गया जैसे किसी ने अंदर से अंबर के लिए खोला हो। अंबर ने बग्गी में दाखिल होते कहा शुक्रिया। उसका ख्याल था कि जिसने उसके लिए बग्गी का दरवाजा खोला है वह जरूर अंदर ही बैठा होगा, मगर अंदर कोई नहीं था। बग्गी खाली थी। उसके अंदर जाते ही बग्गी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घोड़ों ने पथरीली सड़क पर सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। अंबर ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। चारों स्याह घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। उनके टापों की आवाज से पथरीली सड़क गूंज रही थी। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि बग्गी को इतनी तेज भागने की क्या जरूरत है। उसने मुंह बाहर निकालकर कोचवान को आवाज दी कि उसे सिर्फ सामने वाली पहाड़ी के दामन तक जाना है, मगर उसकी आवाज घोड़ों के सुमों के शोर में दब कर रह गई। बग्गी पहाड़ी के करीब से होकर तेजी के साथ आगे निकल गई। अंबर को उसी जगह उतरना था। उसने बग्गी की दीवार पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया ताकि कोचवान उसे रोक ले, मगर बग्गी उसी तरह बराबर दौड़े जा रही थी। फिर सड़क खत्म हो गई और घोड़ों की टापों की आवाज आना बंद हो गई। अंबर ने सोचा कि बग्गी खेतों में दाखिल हो गई होगी। उसे अब हिचकोले भी नहीं लग रहे थे। ये क्या बात थी? बग्गी अगर खेतों में दौड़ रही होती तो उसे ज्यादा हिचकोले लगने चाहिए थे। उसने स्याह पर्दा हटाकर बाहर बारिश में देखा। पहले तो उसे कुछ नजर न आया, फिर जब गौर से नीचे देखा तो बग्गी के नीचे ना सड़क थी और ना खेत। बग्गी हवा में उड़ रही थी। अंबर तड़प कर उठा और उसने छोटी खिड़की में से ऊपर कोचवान वाली ऊंची सीट को देखा। कोचवान भी गायब था। अंबर बड़ा परेशान हुआ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर वो स्याह पोश इंसान कौन था जो उस बग्गी को चला रहा था और अब कहाँ गायब हो गया था? ये बग्गी हवा में उड़ती कहाँ जा रही थी? क्या ये जादू की बग्गी थी? अंबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे अपनी जान का खतरा भी नहीं महसूस हो रहा था। बस वो तो सिर्फ मारिया के बारे में परेशान था कि सफेद सांप वाली पहाड़ी पर उसका इंतजार कर रही होगी। उसने सोचा कि खिड़की में से नीचे फजा में छलांग लगा दे। वो कहाँ कोई मर जाएगा, उसे तो जरा भी चोट नहीं लगेगी। जहन्नुम में जाए ये जादू की बग्गी। अंबर ने खिड़की का पर्दा पीछे किया और बाहर छलांग लगाई तो वो यूं टकरा कर पीछे बग्गी के अंदर गिरा जैसे खिड़की में बड़ी मजबूत शीशे की मोटी दीवार बनी हो। अब तो वो सचमुच परेशान हुआ कि ये किस जादूगरी में फंस गया है। उसने दूसरी खिड़की में से छलांग लगाई तो वहां भी यही हाल हुआ। शीशे की मोटी दीवार से टकराकर वापस गिर पड़ा। अंबर ने पूरी ताकत से खिड़की की दीवार में हाथ मारा। उसका ख्याल था कि शीशा चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वहां कोई असर न हुआ। अंबर के सामने तो बड़ी से बड़ी दीवार टूटकर रेजा रेजा हो जाती थी। समझ गया कि वो तिलिस्म का असीर हो चुका है और अब किस्मत से ही वहां से निकल सकेगा।
वो आजिज होकर बग्गी में खामोशी से बैठ गया और सोचने लगा कि ये बग्गी उसे हवा में उड़ाकर कहाँ लिए जा रही है। बादलों के नीचे उड़ते उड़ते आखिर पुरस्कार जादू की बग्गी ने नीचे झुककर जमीन की तरफ उतरना शुरू कर दिया। अंबर ने गैबी शीशे की दीवार में से बाहर देखा। नीचे एक पहाड़ी के ऊपर किले का छोटा सा मॉडल अंधेरे में ऊपर की तरफ आ रहा था। जो बग्गी नीचे जा रही थी, यह किला बड़ा होता जा रहा था और अंधेरे से बाहर निकल रहा था। जो बग्गी किले के ऊपर आ रही थी, उसकी रफ्तार में कमी होती जा रही थी और फिर बग्गी रुई के गाले या किसी चिड़िया के पर की तरह आहिस्ता आहिस्ता किले के ऊपर आकर नीचे उतरने लगी। अंबर का ख्याल था कि वो किले की या महल की छत पर पहुंचकर रुक जाएगी, मगर वो छत पर उतरने के बजाय किले के अंदर शाही महल के वीरान उजड़े हुए बाग में उतरी और उतरते हुए उसने एक बार फिर ऊंचे ऊंचे सरू और सनोबर के दरख्तों के नीचे सरपट भागना शुरू कर दिया। पुख्ता ईंटों वाली कदीम छोटी सी सड़क पर घोड़ों के सुम शोर मचाते चिंगारियां छोड़ते दरख्तों में से गुजर रहे थे। अंबर ने यहां भी खिड़की में से बाहर कूदना चाहा, मगर शीशे की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। ये पहली दीवार थी जिसको अंबर तोड़ नहीं सकता था। ये कोई जबरदस्त तिलिस्मी दीवार थी। अंबर बाहर देखने लगा, दरख्त पीछे भागे जा रहे थे। ये स्पेन के कदीम हुक्मरान किसी मुसलमान बादशाह का बहुत ही पुराना किला था, जिसके अंदर उसका कदीम 2 मंजिला महल भी था। इतने बड़े महल और किले में कहीं मिट्टी का नन्हा सा दिया भी नहीं रोशन था। हर तरफ बारिश, बादल और अंधेरा ही अंधेरा था। अंबर एक अजीब मुसीबत में फंस गया था। फिर उसने देखा कि सामने पुराने महल का एक बहुत बड़ा ऊंचा मेहराबी दरवाजा आ गया जो बंद था। बग्गी की आवाज सुनते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और बग्गी के घोड़े सर पर दौड़ते उसके अंदर दाखिल हो गए। महल की जोड़ी में घोड़ों की टापों का जबरदस्त शोर उठा। जोड़ी से गुजरकर फिर एक बाग आ गया जिसमें सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। घोड़ों ने पथरीली रविश का एक गोल चक्कर लगाया और एक ऊंचे ऊंचे सुर्ख सतूनों वाले दलान के आगे सीढ़ियों के पास जाकर रुक गए। अंबर खिड़की में से बाहर देखने लगा तो दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे बाहर निकलने का इशारा किया हो। वो बग्गी से बाहर आया। बारिश अब बहुत हल्की हो रही थी। अव्वल बादल भी नहीं गरज रहे थे, बिजली भी चमकना बंद हो गई थी। बारिश के जबरदस्त तूफान के बाद एक सुकून सा आ गया। अंबर ने सोचा कि वापस जाना चाहिए, मारिया उसकी राह देख रही होगी। फिर उसने सोचा कि अब वहां आया है तो उस पुरस्कार बग्गी का राज मालूम करके ही वापस जाए। मारिया सफेद सांप वाली पहाड़ी से वापस आकर संचिका के घर रुक जाएगी। अंबर महल की सीढ़ियां चढ़कर दलान में आ गया। चारों तरफ ऊंचे दरख्तों की कितारें थी। बीच में संगे मरमर का प्याले की तर्ज का फवारा बना था। अंधेरे में उसका सफेद खाका धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। कोने में एक चौड़ा और चौकोर बुर्ज था। वहां अंबर को जलते चिराग की रोशनी नजर आई। वो उस तरफ लपका के देखे, यहाँ इस अंधेरी रात में किसने दिया रोशन कर रखा है। चौकोर बुर्ज के एक ताक में बिल्ली का सब्ज मुजस्समा बना हुआ था जिसके सर पर दिया रोशन था। यह दिया किसने रोशन किया है? अंबर ने सोचा। क्या देखता है कि चौकोर बुर्ज के कोने में अंदर कुछ सीढ़ियां उतर रही हैं और सीढ़ियों में भी रोशनी हो रही है, अगरचे ये रोशनी धीमी धीमी थी और कुपकुपा रही थी। अंबर सीढ़ियां उतरने लगा। जीनावार चक्कर था। आखिरी चक्कर की सीढ़ी के दोनों तरफ पत्थर के 2 शेर मुंह फाड़े खड़े थे। अंबर उनके करीब से गुजरा तो उसे उनकी हल्की हल्की रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो मुजस्समे वैसे ही खड़े थे। अंबर एक पुख्ता खुले तहखाने में पहुंच गया। वहां क्या देखता है कि सोने का एक बना हुआ एक मोर पंख पर फैलाए खड़ा है जिसके सर के ऊपर मोमबत्ती रोशन है। उसकी रोशनी तहखाने की हर शय को रोशन कर रही है। दीवारों पर अरबी जुबान में इबारतें लिखी हैं और सितारों के निशान बने हुए हैं। तहखाने के बीच में लोहे के 7 संदूक पड़े हैं जिनके तालों पर मोहरें लगी हुई हैं। संदूकों के दोनों तरफ जरा बख्तर वाले सिपाहियों के सोने के बुत खड़े पहरा दे रहे हैं। उन संदूकों के आगे 7 मटके रखे हैं जो सोने चांदी के सिक्कों और बेशुमार रंग बिरंगे हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। अंबर ने उनमें हाथ डाला तो वो कोहनियों तक सोने के सिक्कों और जवाहरात में डूब गया। उसके साथ ही जैसे जलजला हो गया और तहखाने का फर्श हिलने लगा। अंबर दीवार के साथ लग गया। फिर जलजला रुक गया और तहखाने के सामने वाली दीवार से एक स्याहपोश साया उभरा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर 7 संदूकों के पास आकर रुक गया। अंबर उसे गौर से देख रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में साये का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर नकाब पड़ा था। लिबादे के कोने में से सफेद तलवार की नोक बाहर निकली हुई थी। साया स्याह कपड़ों में लिपटा हुआ था। अंबर ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम वही तो नहीं हो जो मुझे अपनी बग्गी में बिठाकर यहाँ तक लाए हो? स्याहपोश साये ने कोई जवाब न दिया। अंबर ने दूसरी बार अपना सवाल दोहराया तो साये को जुम्बिश हुई। उसके आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज सुनाई दी और फिर साये ने संदूकों के गिर्द 7 बार चक्कर लगाया। 7वें चक्कर पर वो खड़ा हो गया और बोला। उसकी आवाज हवा की सरसराहट से मिलती जुलती थी, जैसे आवाज झाड़ियों में से सीटियां बजाती गुजर रही हो। अंबर, मैं वही साया हूं जिसने तुम्हें बग्गी पर बिठाया था। अंबर ने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक जानता हूँ। तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? साये ने कहा, सुनो, ये जगह एक जबरदस्त तिलिस्म में कैद है। मैं तुम्हें एक ऐसे काम के लिए यहाँ लाया हूँ जिसे सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता। अंबर ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम रूह हो? साये ने एक ठंडी आह भरी और कहा,
میرا نام ابی الماس ہے۔ میں اسپانیہ کے مسلمان بادشاہوں کی 7ویں پشت کا شہزادہ تھا اور اس قلعے کے محل میں رہتا تھا۔ جب اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت کو زوال آیا اور ہسپانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو میں نے اپنے اکلوتے بیٹے شہزادے زرتاش کو، جو ابھی 10-11 سال کا تھا، اپنے وفادار حبشی غلام کے سپرد کر کے انہیں قلعے کے خفیہ دروازے سے باہر نکلوا دیا۔ میں اپنی ملکہ کے ساتھ فرار ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ دشمن قلعے کے اندر آن پہنچا۔ میں اور میری ملکہ گرفتار ہو گئے۔ اس سے پہلے میں نے محل کے خزانے کو اس تہخانے میں صندوقوں میں بند کروا کے رکھ دیا تھا اور اس کے باہر طلسم سے دروازے اور دیواروں کو جکڑ دیا تھا۔ یہ ایسا زبردست طلسم تھا کہ جو کوئی ادھر آتا موت کا شکار ہو جاتا۔ دشمن نے میری ملکہ کو میری آنکھوں کے سامنے پھانسی پر لٹکا کر لاش دریا میں بہا دی۔ مجھے جلاد قلعے کے فضیل پر لے گئے۔ مجھے میرے خفیہ جاسوس نے آ کر یہ اطلاع دے دی تھی کہ میرا اکلوتا شہزادہ زرتاش دشمن کی پہنچ سے باہر نکل چکا تھا۔ اب میں مرنے کے لیے تیار تھا۔ جلاد کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ اس نے مجھے پتھر پر جھکنے کو کہا۔ جو ہی میں جھکا، کلہاڑے کا ایک بھرپور وار میری گردن پر پڑا۔ ایک پل کے لیے میری آنکھوں میں بجلی سی کوندی اور پھر گہرا اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے مردہ جسم سے الگ ہو کر کھڑا ہوں اور جلاد کو اپنے سر نیزے پر چڑھا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ دشمن کے سپاہیوں نے میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر انہیں دریا میں پھینک دیا۔ تب سے لے کر آج تک اس حادثے کو 300 سال گزر گئے ہیں۔ میری روح اسی محل میں بھٹک رہی ہے۔ عیسائی بادشاہت بھی ختم ہو گئی۔ یہ محل ویران ہو گیا۔ کئی لٹیروں نے محل کے نیچے تہخانے کے خزانے کو چرانے کی کوشش کی اور مارے گئے۔ طلسم انہیں اس چوکور برج میں ہی جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ اس خزانے کا طلسم میرے دربار کے ایک جادوگر نے بنایا تھا اور مجھے کہہ دیا تھا کہ ایک بار طلسم بن جانے کے بعد اس تہخانے میں میرے خاندان کا کوئی بھی شخص داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں، اس طلسم کو صرف وہی شخص توڑ سکے گا جو 5000 سال سے زندہ چلا آ رہا ہو، اور چونکہ ایسا آدمی ملنا ناممکن ہے، اس لیے یہ خزانہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ لیکن ایک روز اچانک میرے اسی محل میں میرے درباری جادوگر کی روح مجھ سے ملنے آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ امبر نام کا ایک مصری نوجوان 5000 سال سے زندہ ہے اور کرتبہ میں آیا ہوا ہے۔ بس میں تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور آخر تمہیں پا لیا۔ امبر نے پوچھا، اے مقدس روح، تمہیں 300 سال کے بعد اب اپنے خزانے کی اچانک کیا ضرورت پڑ گئی ہے جو تم مجھے یہاں اٹھا لائے ہو؟ بادشاہ ابی الماس کی روح نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، امبر، میرا جو بیٹا زرتاش غلام کی حفاظت میں محل سے فرار ہوا تھا، وہ اسپین سے بھاگ کر سوڈان میں جا کر آباد ہو گیا۔ اس کا خاندان سوڈان میں پھلا پھولا۔ پھر 200 سال کے بعد میرے بیٹے کے خاندان پر بھی گناہگاریوں کی وجہ سے زوال آ گیا اور اب میرے بیٹے زرتاش شہزادے کے خاندان کی آخری نشانی ایک نوجوان زرگال رہ گیا ہے جو یہاں سے دور نئی دنیا کے ایک علاقے میں اپاچی قبیلے کے ریڈ انڈین لوگوں کی قید میں غلاموں کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ بے بہا خزانہ اس کی ملکیت ہے۔ اب اس خزانے کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خزانے کی چابی تم اسے جا کر دے دو تاکہ وہ اس کی مدد سے آرام کی زندگی بسر کرے اور ایک بار پھر میرے خاندان کا نام روشن کرے۔ امبر نے کہا، ابی الماس، میں انشاءاللہ موقع ملتے ہی تمہارے خاندان کی آخری نشانی زرگال کی ضرور مدد کو جاؤں گا۔ ابی الماس کی روح نے بے چینی سے کہا، یہ نہ کہو امبر، سینکڑوں برسوں سے بھٹکتے پھرنے کے بعد مجھے تم ملے ہو۔ اگر تم جلدی وہاں نہ پہنچے تو لوگ اس خزانے کو لوٹ کر لے جائیں گے، کیونکہ تمہارے آنے سے اس خزانے کے تہخانے کا طلسم ٹوٹ چکا ہے اور ادھر کئی نئی دنیا میں میرے پیچھے زرگال کی حالت بھی نازک ہے۔ اپاچی ریڈ انڈین کے لیے پہاڑ کاٹتے کاٹتے اس کا بدن لاغر ہو گیا ہے۔ وہ کوئی دن کا مہمان ہے۔ اگر وہ مر گیا تو میری روح کو حشر تک چین نصیب نہ ہو سکے گا۔ امبر نے کہا، تم خود کیوں نہیں وہاں چلے جاتے؟ روح نے کہا، ہم روحیں دنیا میں مجبور ہوتی ہیں۔ ہم یہاں نہ کسی کو کچھ دے سکتی ہیں نہ کسی سے کچھ لے سکتی ہیں۔ تم ایک خاص قسم کے انسان ہو، اس لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اگر میں بد نصیب اپنے بچے کی خود مدد کر سکتی تو تمہارا یہاں انتظار نہ کرتی۔ ابھی نئی دنیا کو روانہ ہو جاؤ۔ یہ لو خزانے کی چابی۔ ابی الماس کی روح نے سونے کی ایک چابی امبر کے سامنے پھینک دی۔ امبر نے چابی اٹھا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ابی الماس کہ تمہارے بچے کی مدد ضرور کروں گا، مگر ابھی مجھے ماریا کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ میرے لیے بہت پریشان ہوگی۔ ابی الماس کی روح نے بےتابی سے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، اسے میں تمہارے بارے میں خبر کر دوں گا کہ تم امریکہ یعنی نئی دنیا گئے ہوئے ہو۔ نہیں، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ میں ماریا کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ امبر ابھی یہ الفاظ کہہ ہی رہا تھا کہ ابی الماس کی سیاہ پوش روح نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر امبر کے سر پر رکھ دیا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی امبر کو ایک زبردست چکر آیا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، اپنے آپ کو دیکھا تو اپنا لباس بھی تبدیل ہوا پایا۔ اب وہ میلی سی بھوری پتلون اور اسی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ پاؤں میں امریکی کاؤ بوائے ٹائپ کے نوکدار بوٹ تھے۔ اس نے اٹھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ابی الماس کے خزانے کی چابی جیب میں تھی۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ ابی الماس کی روح نے اسے ماریا سے دور اس نئی دنیا میں لا پھینکا ہے۔
फिर उसने सोचा कि आखिर एक बेचैन बाप की रूह है और फिर उसके प्यारे जिला वतन बेटे की आखिरी औलाद यानी नौजवान जरगाल मौत के किनारे पर खड़ा है, उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर अभी अलमास की रूह ने वादा किया है कि वो मारिया को भी उसके पास नई दुनिया यानी अमेरिका में पहुंचा देगा। अंबर समझ गया कि वो अमेरिका में पहुंचा दिया गया है। अब उसने अभी अलमास के जिला वतन मुसीबत ज़दा शाही खानदान के आखिरी चश्मो चिराग जरगाल की मदद करने का फैसला कर लिया और दरिया किनारे घास पर से उठकर इर्द गिर्द निगाह डाली। ये एक सरसब्जो शादाब वादी थी। दरिया पहाड़ों में खम खाकर आगे को निकल गया था। वादी में दूर हरे भरे खेतों में एक ढलानी छत वाला कॉटेज बना हुआ था। अंबर दूर नजर आने वाले कॉटेज की तरफ चल पड़ा। उसके अंदाजे के मुताबिक तीसरा पहर हो रहा था। सूरज मगरबी पहाड़ों की तरफ सिमट रहा था। यहाँ हर कोई बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत अंग्रेजी जुबान में बात करता था और अंबर दुनिया की हर जुबान में बात कर सकता था और समझ सकता था। ये कॉटेज किसी अमरीकी किसान का था। उस वक्त अमेरिका में यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग आबाद थे। अंबर उस वक्त शक्लो सूरत से एक ऐसा मिस्री लड़का लगता था जो रोजी की तलाश में नई दुनिया में आ गया हो और अब बेकारी की वजह से तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहा हो। अंबर ने सोच भी यही रखा था कि जो कोई उसके बारे में पूछेगा वो उसे यही कहेगा। कॉटेज के बाहर एक बाड़े में गाय बंधी थी। एक औरत गाय का दूध दो रही थी। कॉटेज के सैन में मुर्गियां दाना चुन रही थी। कॉटेज के अकब से लकड़ियां काटने की आवाज आ रही थी। अंबर उन लोगों से सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि अपाची कबीला जिस जंगल में रहता है वो कहां पर है। एक कुत्ता अंबर को देखकर भौंकने लगा। दूध धोती औरत ने गर्दन घुमाकर अंबर को देखा और उठ खड़ी हुई। उसने अपने खाविंद को आवाज दी, जॉनी, एक गुंडा आ रहा है। उस जमाने में दूर दूर वादियों में रहने वाले किसान बड़ी खतरनाक जिंदगी बसर करते थे। गुंडे लुटेरे दिन दिहाड़े आकर हमला कर देते थे। यही वजह थी कि किसानों को चौकस रहना पड़ता था। हर घर में बंदूक जरूर थी। औरत की आवाज सुनकर कॉटेज के पीछे से एक अमरीकी आदमी जिसने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी भागता हुआ कुल्हाड़ी पकड़े निकल आया। फिर उसने अपनी पेटी से पिस्तौल निकालकर अंबर की तरफ तान दिया। अपने हाथ ऊपर कर लो नहीं तो गोली मार दूंगा। अंबर ने कोई एतराज न किया, अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए। अमरीकी किसान आहिस्ता आहिस्ता चलते अंबर के पास आया। पिस्तौल का रुख अंबर के सर की तरफ था। पास आकर उसने अंबर की तलाशी ली। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं है तो उसने तेज लहजे में पूछ लिया, तुम कौन हो, यहाँ क्या लेने आए हो? अंबर ने बड़े इखलाक के साथ कहा, मैं एक मिस्री नौजवान हूँ, पीछे मेरा कोई नहीं है। एक समंदरी जहाज में बैठकर नई दुनिया में किस्मत आजमाने आया था। अब कई रोज से इस इलाके में बेकार फिर रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? अमरीकी किसान जॉनी कुछ देर बड़ी तेज और गहरी नजरों से अंबर को देखता रहा। फिर पिस्तौल पेटी में डालकर सिगार चबाते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अंबर। लकड़ियां काटना, गायों के लिए चारा बनाना, बस मेरे पास तो यही काम है। इसके एवज तुम्हें सुबह शाम खाना और पहनने को पुरानी पतलून कमीज मिल जाया करेगी। अंबर ने कहा, मुझे मंजूर है। तो फिर ये लो कुल्हाड़ा और पीछे जाकर लकड़ियां काटो। अंबर कुल्हाड़ा लेकर मकान के अकब में जाकर लकड़ियां काटने लगा। अंबर को वहां काम करते 2 रोज हो गए थे। अभी तक उसने अपाची कबीले के बारे में कुछ नहीं पूछा था। वो नहीं चाहता था कि अमरीकी किसान को ख्वामख्वाह शक पड़े कि अंबर का ताल्लुक खूनखार अपाची कबीले से तो नहीं है। तीसरे दिन शाम से जरा पहले अंबर मकान से जरा दूर खेत में लकड़ियां काट रहा था कि 2 घुड़सवार गुंडे पिस्तौलें ताने मकान के सहन में दंदनाते हुए जा घुसे और एक ने जॉनी किसान की गर्दन पर पिस्तौल रखकर कहा, जरा हरकत की तो गोली मार दूंगा। और दूसरे ने घर के अंदर घुसकर संदूकची में से सारे नकद डॉलर जेब में डाले और बाहर निकलकर जॉनी की बीवी से कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। जॉनी किसान मौत के खौफ से कुछ नहीं कह सकता था। अंबर ने यह तमाशा देखा तो भागकर मकान के सहन में आ गया। एक गुंडे ने अंबर की तरफ पिस्तौल तानकर कहा, अबे काले, खबरदार जो आगे बढ़े, नहीं तो गोली चलाकर खोपड़ी उड़ा दूंगा। अंबर को भला क्या खौफ हो सकता था? जिस गुंडे ने जॉनी किसान की गर्दन पर पिस्तौल रखी थी, अंबर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, हरामी सुअर कुत्ते के बच्चे। अंबर ने 6-7 गालियां दी तो गुंडे का खून खौल उठा। उसने अंबर को गोली मारने के लिए जो ही किसान जॉनी की गर्दन से पिस्तौल हटाया, अंबर ने जॉनी किसान को परे धक्का दे दिया और खुद गुंडे के सामने आन खड़ा हुआ। गुंडे ऊपर तले 2 गोलियां अंबर के सीने पर दाग दी। दोनों गोलियां अंबर की छाती से लगकर नीचे गिर पड़ी। अंबर ने आगे बढ़कर गुंडे के पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मारा। उसका हाथ कलाई के करीब से 3 जगहों पर टूट गया और पिस्तौल भी गिर पड़ा। गुंडा चीख मारकर अपने घोड़े की तरफ भागा। दूसरे गुंडे ने अंबर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंबर ने चीख कर जॉनी किसान और उसकी बीवी को मकान के अंदर भाग जाने को कहा और पहले गुंडे का पिस्तौल उठाकर उसे घोड़े पर सवार होते हुए फायर करके हलाक कर दिया। दूसरा गुंडा भागने लगा तो उसे अमरीकी किसान ने खिड़की में से बंदूक का फायर करके हलाक कर दिया। दोनों गुंडों की लाशें सहन में पड़ी थीं। किसान और उसकी बीवी आंखें फाड़े अंबर को तक रहे थे। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा का शुक्र है इनके निशाने खता गए और मुझे एक भी गोली नहीं लगी, मगर 2 गोलियां तो मेरी आंखों के सामने तुम्हारे सीने पर लगी थी। फिर तुम जिंदा किस तरह हो? तुम कौन हो? अमरीकी किसान बोला, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अगर गोलियां मुझे लगती तो क्या मैं जिंदा रह सकता था? मुझे तो एक भी गोली नहीं लगी, बेशक देख लो। अंबर हंसकर बोला। जॉनी की बीवी ने भी एक गोली पीछे से अंबर के सर पर लगती और फिर उचटकर नीचे गिरती देखी थी। उसने कहा, अंबर, एक गोली मेरे सामने तुम्हारे सर पर लगी थी। अंबर जरा तल्ख होकर बोला, तो क्या आप ये लोग चाहते हैं कि मैं मर जाता?
आप मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हैं? अमरीकी किसान ने कहा, ऐसी बात नहीं है अंबर, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की इज्जत और जान बच गई। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि गोलियों ने तुम पर क्यों असर नहीं किया। इन बातों को भूल जाएं, मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि जिससे गोली असर न करे। बस उन गुंडों का निशाना चूक गया था, मुझे कोई गोली नहीं लगी। अमरीकी किसान और उसकी बीवी को यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन बातों ही बातों में अंबर ने अमरीकी किसान से अपाची कबीले के ठिकाने का पता कर लिया और उसी रोज रात के अंधेरे में वहां से गायब हो गया। आधी रात तक वो पहाड़ों के दरमियान वादी में अकेला सफर करता रहा। पिछले पैर के करीब वो पहाड़ के ऊपर जाकर लेट गया और उसे नींद आ गई। सुबह को आंख खुली तो पहाड़ी से नीचे उतर आया। अंबर दोपहर तक मैदान में सफर करने के बाद एक छोटे से अमरीकी गांव में पहुंच गया। ये गांव 100-150 मकानों पर मुश्तमिल था। यहाँ की सड़कें कच्ची थी। एक होटल था जहाँ लोग खाना खाते और कॉफी पीते थे। एक हजाम की दुकान थी, एक छोटा सा बैंक था और एक धोबी की और कसाब सब्जी वालों की 2 दुकानें थी। बच्चों का एक छोटा सा स्कूल भी था। जॉनी ने अंबर को बताया था कि इस गांव से उसे घोड़ा गाड़ी यानी काउच गाड़ी टेक्सास शहर को ले जाएगी, जहां से 50 मील अंदर पहाड़ियों के दरमियान अपाची कबीले के रेड इंडियन लोग आबाद हैं। अंबर के पास अभी अलमास की दी हुई खजाने की चाबी थी, जिसे उसने अपनी कमर के गिर्द कपड़े में लपेटकर बांध रखा था। उसके अलावा $15 थे जो उसने जॉनी किसान के घर मेहनत करके कमाए थे। उसकी जैकेट गर्द में अटी थी। अंबर ने गांव के बाहर एक नदी में गुस्ल किया, फिर गांव में आ गया। ये लोग दुकानों के बाहर लकड़ी के बरामदों में पुरानी तर्ज की कुर्सियों पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। बूढ़े लोग पाए पी रहे थे। अंबर ने हजाम की दुकान में जाकर बाल तरशवाए। हालांकि उसके बाल नहीं बड़े थे, मगर वो उनसे ये मालूम करना चाहता था कि काउच गाड़ी कब और किस रोज वहां से टेक्सास शहर की तरफ रवाना होती है। हजाम ने बताया कि काउच गाड़ी मोंटाना शहर से हफ्ते की शाम को आती है और यहाँ से 2-1 सवारियां लेकर टेक्सास शहर की तरफ रवाना हो जाती है। उस रोज बुध का दिन था। इसका मतलब था कि अभी काउच गाड़ी के आने में 3 दिन बाकी थे। अंबर ने गांव के एक छोटे से होटल में कमरा $2 रोज किराए पर ले लिया और पलंग पर आकर लेट गया। वो मारिया और नाग के बारे में सोचने लगा। नाग की तो उसे कुछ खबर नहीं थी। हाँ, ख्याल जरूर था कि वो हिमालय के मंदिर से जरूर चल पड़ा होगा। मारिया के बारे में उसे यकीन था कि अभी अलमास की रूह ने उसे बता दिया होगा कि अंबर नई दुनिया को गया है और हो सकता है मारिया उसकी तलाश में अमेरिका पहुंच जाए, मगर वो उसे कहां और किस जगह मिलेगी। इससे तो यही बेहतर था कि अभी अलमास की रूह उसे कुछ न बताती और अंबर यहाँ अपना काम खत्म करके वापस मारिया को स्पेन जाकर ही मिल लेता। लेकिन उसे यकीन था कि मारिया स्पेन से रवाना हो चुकी होगी। शाम को अंबर गाँव में निकल आया। बिजली अभी इजाद नहीं हुई थी। गांव में मिट्टी के तेल की लालटेनें जल रही थी। होटल में भी लालटेनों की रोशनी थी और लोग शोर मचा रहे थे और गा रहे थे। अंबर भी वक्त गुजारने के लिए होटल में आ गया। एक छोटी गोल मेज पर आमने सामने 2 हट्टे कट्टे अमरीकी मेज पर कोहनियां रखे एक दूसरे की कलाई थामकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक अमरीकी की कलाई मेज से लग गई। लोगों ने जीतने वाले के लिए खूब जोर जोर से तालियां बजाईं। जीतने वाले अमरीकी का मुंह लाल सुर्ख था और गर्दन भैंसे की तरह थी। वो गांव का गुंडा माना जाता था और कोई उसके आगे दम नहीं मार सकता था। उसने गांव में कई आदमियों का खून किया था। गांव के शरीफ लोग उससे डरते थे। उस अमरीकी गुंडे ने ऐलान किया कि अगर कोई उसकी कलाई मरोड़कर मेज से लगा दे तो वो उसे $100 देगा, नहीं तो हारने वाले से $100 वसूल करेगा। अंबर यूं ही दिल लगी की खातिर सामने आ गया। वो नहीं जानता था कि ये इस गांव का बड़ा खूनखार गुंडा है। उसने कहा कि वो मुकाबला करेगा। अमरीकी गुंडे ने दुबले पतले सांवले रंग के अंबर को देखा और हकारत से बोला, तुम्हारे पास $100 हैं? अगर हार गया तो दे दूंगा। लोग भी अंबर का दुबला पतला जिस्म देखकर कहके लगाने और उससे मजाक करने लगे। भला कहाँ वो भैंसे जैसा हट्टा कट्टा गुंडा और कहाँ ये दुबला पतला सांवला सा नौजवान। अमरीकी कातिल गुंडे ने डकराते हुए अंबर को कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया। अंबर ने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया था। वो पीछे गिर पड़ा। लोग कहके लगाने लगे। अंबर उठकर खड़ा हो गया। अब उसे बड़ा गुस्सा आया। पहले तो वो सिर्फ मजाक और दिल लगी के वास्ते खेल में हिस्सा लेने आया था, मगर अब उसने उस अमरीकी गुंडे को उसकी बदतमीजी की सजा देने का फैसला कर लिया। अंबर ने कहा, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। अगर हार गया तो तुम्हें $100 अदा कर दूंगा। अगर मेरे पास रकम ना हुई तो मैं 10 रोज तुम्हारी नौकरी करूंगा। अमरीकी गुंडे ने बड़ी हिकारत से अंबर के सर पर हाथ मारकर कहा, चलो बरखुरदार, मैं तुम्हारा दिल खुश किए देता हूं। मैं तुमसे $100 नहीं लूंगा। हार तो तुम्हें जाना ही है, जरा खेल तमाशा ही सही। अमरीकी गुंडे ने अपना बाजू आगे बढ़ाकर कोहनी मेज पर टिका दी। सारे लोग इर्द गिर्द खड़े हो गए। अंबर ने जब अपनी कोहनी मेज पर रखकर गुंडे का पंजा अपने पंजे में लिया तो लोग बोले, इस हिरन के बच्चे को तो हमारा गेंडा यूं गिरा देगा। लेकिन पहली बार गुंडे ने जब अंबर का दुबला पतला सा पंजा अपने पंजे में लिया तो महसूस किया कि उसने किसी लोहे के पंजे को पकड़ लिया है। उसे कुछ ताज्जुब जरूर हुआ, मगर फिर वो अपनी ताकत के घमंड में आकर बोला, लो अब मैं तुम्हें गिराने लगा हूं, लेकिन नहीं, पहले तुम जोर लगाओ। अंबर ने गुंडे की आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले तुम जोर लगाओ ताकि बाद में तुम्हारे दिल में कोई हसरत न रह जाए। गुंडे को सख्त तैश आ गया। वो गुराया डकराया, बूट की नोक मेज से मारी और बोला, अच्छा उल्लू के पट्टे, मेरी वार को संभालो। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि भला ये भी कोई मुकाबला है। हम तो ख्वामख्वाह यहाँ खड़े हैं। ये गेंडा
तो इस दुबले पतले नौजवान के बाजू को 1 सेकंड में मेज के साथ चित कर देगा। आओ चलो दूसरी मेज पर। मगर जब अमरीकी गुंडे ने अंबर के पंजे में पंजा डालकर जोर लगाना शुरू किया तो अंबर की कोहनी बड़े सुकून के साथ मेज पर अपनी जगह खड़ी रही। वो जरा सी भी एक तरफ नहीं झुक रही थी और गुंडा पूरी ताकत से जोर लगा रहा था। अब तो लोगों की हैरानी में इजाफा होने लगा। वो और आगे को बढ़ाए कि ये क्या बात है, इतना ताकतवर आदमी जरा से लड़के की कोहनी मेज पर नहीं झुका सकता। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, पूरा जोर लगा लो, फिर ना कहना मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया। अमरीकी गुंडे ने कहर आलूद निगाहों से अंबर को देखा कि एक बार तो इतनी ताकत खर्च करके जोर लगाया कि इसकी गर्दन की रगें फूल गईं, मुंह लाल होकर कुप्पा बन गया और बाजू कांपने लगे। लेकिन अंबर की कोहनी मेज पर जहां टिकी हुई थी वहीं पर टिकी रही। जब अमरीकी गुंडा जोर लगा लगा कर थक गया और अंबर की कोहनी को जरा सा भी ना नीचे कर सका तो उसका दम भूल गया। अंबर ने कहा, लो अब मैं जोर लगाने लगा हूं। और लोगों ने यह मंजर फटी फटी आंखों से देखा कि अंबर ने मामूली सा जोर लगाकर थोड़ा सा झटका दिया तो उस हट्टे कट्टे अमरीकी गुंडे की कोहनी मेज पर जा लगी। लोगों ने खुश होकर जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। गांव के सारे लोग दिल में उस गुंडे के खिलाफ थे, मगर खौफ के मारे जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकालते थे, क्योंकि वो गुंडा जरा सी बात पर पिस्तौल चलाकर अपने सामने आने वाले को मौत की नींद सुला देता था। अब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने दिल खोलकर अंबर को दाद दी। अंबर ने कहा, लाइए मेरा $100 का इनाम। गुंडे ने पिस्तौल निकाल लिया। सब लोग डरकर पीछे हट गए। मेजें खाली हो गई। कुछ लोग भागकर होटल से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब वहां खून खराबा होगा। अंबर के साथ कई दूसरे लोग भी मारे जाएंगे। मेजें खाली हो गईं। दरमियान में सिर्फ अंबर और अमरीकी गुंडा खड़े रह गए। अंबर ने कहा, मैं निहत्था हूं, लेकिन इजाजत दो कि मैं काउंटर पर पड़ा हुआ चाकू उठा लूं। तुम पहले पिस्तौल चलाना, मैं उसके बाद चाकू से वार करूंगा। मैं इस दफा भी तुम्हारे दिल में कोई हसरत नहीं रखना चाहता। गुंडा अंबर के इस फैसले से बड़ा खुश हुआ। इसी तरह से वो लोगों को बाद में ये कह सकता था कि अंबर ने खुद उसे चैलेंज किया था। अगर मैं ना उसे मारता तो वो चाकू मारकर मुझे हलाक कर देता। उसने अंबर से कहा, हाँ तुम चाकू ले सकते हो। करीबी काउंटर पर सेब छीलने वाला छोटा सा चाकू पड़ा था। अंबर ने वो उठा लिया। बाकी लोग भी होटल से बाहर भाग गए और शीशे के साथ मुंह लगाकर अंदर का खूनी खेल देखने लगे। अंबर ने कहा, पहले तुम हमला करो, मुझ पर गोली चलाओ। अमरीकी गुंडे को पहले ही अंबर पर सख्त गुस्सा था और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब हो रहा था। अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। उसने अंबर के मुंह से हमला करने की बात को सुनते ही ऊपर तले पिस्तौल के 2 फायर कर दिए। पिस्तौल में से बारूद का गुबार बुलंद हुआ। 2 गोलियां शोले बरसाती उसमें से निकली और सीधी अंबर के दिल और पेट पर आकर लगी। अमरीकी गुंडे को यकीन था कि अंबर के जिस्म से खून का फवारा निकलेगा और वो होटल के फर्श पर ढेर हो जाएगा। दूसरे लोगों को भी यकीन था। गोलियों की आवाज पर ही लोगों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिए थे। वो एक दुबले पतले से नौजवान की मौत नहीं देख सकते थे। लेकिन जब उन्होंने अंबर की आवाज सुनी तो चौंक कर उसे देखा। वो उसी तरह गोलियां खाने के बाद भी खड़ा था और अमरीकी गुंडे से कह रहा था, तुमने दोनों गोलियां चला ली, अब मैं वार करने लगा हूं। अमरीकी गुंडे ने समझा कि इस लड़के ने अपनी जैकेट के अंदर लोहे की वास्केट पहन रखी है। उसने झट दूसरा पिस्तौल निकालकर अंबर के सर का निशाना लिया और 2 गोलियां और फायर कर दी। दोनों गोलियां सब लोगों के सामने अंबर की खोपड़ी पर लगीं और फिर उछलकर होटल की छत से टकराई और काउंटर की शीशे की बोतलों पर आन गिरी। ये एक ऐसी करामत थी कि जिसे गांव के अमरीकियों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अमरीकी गुंडा भी शशतर खड़ा था और अंबर को हैरत से तक रहा था। अंबर ने कहा, ठीक है, तुमने अपने दिल की हसरत पूरी कर ली है। अब मैं चाकू से नहीं घोंसों से वार करूंगा। ये कहकर अंबर ने चाकू परे फेंक दिया और उछलकर गुंडे पर गिरा और एक मुक्का उसकी गर्दन पर ऐसा मारा कि वो हाथी जैसा गुंडा फर्श पर 2 कलाबाजियां खाकर चित हो गया। उसकी गर्दन 2 जगहों से चूर चूर हो चुकी थी। जुबान होठों से बाहर निकल आई और जबड़ा टूटकर लटकने लगा था। गुंडा मर चुका था। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुबले पतले नौजवान के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई है। अंबर ने किसी से कुछ न कहा और सीधा अपने होटल की तरफ चल पड़ा। दूसरे रोज गांव के लोगों को अमरीकी मुर्दा गुंडे के दोस्तों ने भड़का दिया। वह हजूम बनकर नारे लगाते अंबर के होटल में आन घुसे और उसे पकड़कर खींचते हुए बाहर गांव के चौक में ले आए। मुर्दा गुंडे के दोस्त शोर मचा रहे थे, इसे फांसी पर लटका दो, ये कातिल है, इसे फांसी पर चढ़ा दो, ये जादूगर है। वहां अंबर की कौन सुनता। अंबर खामोश था। लोगों ने अंबर के गले में रस्सी का फंदा डालकर रस्सी दरख्त के ऊपर फेंक कर खींचनी शुरू कर दी। अंबर को एक छकड़ा गाड़ी पर खड़ा कर दिया गया। फिर उसके नीचे से छकड़ा गाड़ी खींच ली। अंबर दरख्त के साथ लटक गया था। लोगों ने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि उन्होंने अंबर को फांसी पर चढ़ा दिया है और अब वो मर जाएगा। अंबर की गर्दन में फांसी का फंदा था और वो लटक रहा था, मगर वो सबको देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। लोग बड़े हैरान थे कि ये हंस क्यों रहा है और अभी तक मरा क्यों नहीं। फिर उन्होंने नीचे से पिस्तौलों की फायरिंग शुरू कर दी। अंबर ने बड़े आराम से दोनों हाथ ऊपर ले जाकर रस्सी अपने गर्दन से निकाली और जमीन पर छलांग लगा दी। लोग उस पर गोलियां भी चला रहे थे और पीछे भी हटते जा रहे थे। गोलियां अंबर के कंधों, छाती, मुंह और माथे पर आकर लग रही थी और नीचे गिर रही थी। जब लोगों के पिस्तौलों की सारी गोलियां खत्म हो गईं
तो अंबर ने कहा, अब तो तुम लोग क्या करोगे? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंगे। इस गांव से जाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दो। इतने में एक औरत दरमियान में आई। उसने अंबर का हाथ थाम कर चूम लिया और लोगों से कहा, तुम लोगों को एक निहत्थे लड़के पर गोलियां चलाते शर्म नहीं आती? इसने हमारे गांव के एक बदनाम कातिल को खत्म किया है, जो तुम्हारी बहू बेटियों का दुश्मन था, तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारे बच्चों का कातिल था। फिर उस औरत ने अपनी पतलून से पिस्तौल निकालकर तान लिया। खबरदार, अगर अब किसी ने अंबर पर हमला किया तो मैं उसे हलाक कर दूंगी। उसने अंबर को साथ लिया और अपने मकान की तरफ बढ़ी। लोग पीछे हटते चले गए। औरत का मकान दूसरी मंजिल पर था। अंबर को उस औरत ने अपने कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। अंबर को कोई चोट वगैरह नहीं लगी थी। इस पर वो औरत हैरान भी थी। फिर भी उसने अंबर को गर्म दूध पिलाया और कहा, तुम अब आराम करो, रात थोड़ी बाकी रह गई है। अंबर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अब इस गांव से चले जाना चाहता है। अंबर अपने कमरे में बैठा एक किताब देख रहा था कि गांव में अचानक शोर उठा। मेजबान औरत बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। अंबर ने खिड़की में आकर बाहर देखा। बाजार में से लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे। देखते देखते बाजार सुनसान हो गया। औरत भी खिड़की में आ गई। अंबर ने पूछा, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? औरत ने नीचे एक आदमी को आवाज देकर पूछा। उसने चिल्लाकर कहा, खिड़की बंद करके छुप जाओ, खूनी मगरमच्छ आ रहा है। खूनी मगरमच्छ का नाम सुनते ही औरत ने अंबर को खिड़की से पीछे खींच लिया। ठीक उसी वक्त एक गोली आकर खिड़की को लगी और चौखट की लकड़ी टूटकर उड़ गई। अंबर ने पूछा, ये खूनी मगरमच्छ कौन है? औरत ने खिड़की और दरवाजे बंद करके अंदर से कुंडियां लगा दी और हाँफते हुए खौफजदा आवाज में बोली, खूनी मगरमच्छ जेल से भागा हुआ कातिल है। वो जेल के सारे सिपाहियों को हलाक करके फरार हो गया था। अब अपने गिरोह के साथ जिस गांव में जाता है उसे लूट कर कत्ल कर देता है और मकानों को आग लगा देता है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी मरना नहीं चाहती। अंबर ने बड़े सुकून के साथ नेकदिल औरत के शाने पर हाथ रखकर कहा, मेरी बहन घबराओ नहीं, खुदा पर भरोसा रखो। खूनी मगरमच्छ अगर तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। औरत ने कहा, तुम उसे नहीं जानते, वो बड़ा खूनखार और संगदिल है। कत्ल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। नेकदिल औरत ने अंबर को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए कहा, जल्दी से निकल चलो, मेरे मकान के पीछे एक खुफिया रास्ता है। मगर अब वक्त नहीं रहा था। खूनी मगरमच्छ के गुंडे धड़ धड़ फायरिंग करते घोड़े दौड़ाते उसके मकान के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और चीखें मार रहे थे। अंबर ने कहा, तुम पिछले कमरे में चली जाओ, मैं उस खूनी मगरमच्छ को संभाल लूंगा, तुम अपना पिस्तौल मुझे दे दो। अंबर ने औरत का पिस्तौल गोलियों से भरकर जेब में डाला। उसे पिछले कमरे में बंद करके कुंडी चढ़ाई और खुद मकान की सीढ़ियां उतरकर दरवाजे में आकर लकड़ी के बरामदे में रखी कुर्सी पर बड़े सुकून के साथ बैठ गया। गांव का एक ही बड़ा बाजार था। ये बाजार बिल्कुल खाली था। दुकानदार दुकानें खुली छोड़कर भाग गए थे। होटल का दरवाजा बंद था। खूनी मगरमच्छ के गुंडे गांव के मकानों को लूट रहे थे। अभी उन्होंने किसी मकान को आग नहीं लगाई थी। 6-7 आदमियों को उन्होंने अपनी गोलियों का निशाना जरूर बना दिया था और उनकी लाशें मकान की खिड़कियों से नीचे फेंक दी थी। अंबर बरामदे में अकेला बैठा था। उसका हाथ जेब में था और हाथ की मुट्ठी में पिस्तौल था। बाजार के दूसरे किनारे से खूनी मगरमच्छ के गुंडों की एक टोली गोलियां चलाती नमदार हुई। उन गुंडों की शक्लें दहशतनाक और खूनी डाकुओं जैसी थी। वो एक हाथ से गोलियां चलाते, दूसरे हाथ से बागे थामे घोड़े दौड़ाते चले आ रहे थे। घोड़े गर्द उड़ा रहे थे। उन्होंने जो कत्लो गारत करी के इस दहशतनाक माहौल में एक सांवले से दुबले पतले नौजवान को बरामदे की कुर्सी पर बड़े मजे से बैठे देखा तो वो घोड़ों को रोककर बरामदे के सामने आकर खड़े हो गए। एक गुंडे ने जबड़ा चौड़ा करते हुए जंगलियों जैसी आवाज में पूछा, कौन हो तुम सुअर के बच्चे? अंबर का खून खोल उठा। उसकी गैरत ये गवारा न कर सकी कि उसके बाप को कोई गाली दे। उसने कहा, अभी बताता हूँ। और उसके साथ ही उसने जेब में पड़े पड़े पिस्तौल की नाली का रुख उस गुंडे की तरफ करके फायर कर दिया। अंबर का निशाना ऐसा था कि वो उड़ती चिड़िया को गोली मारकर गिरा लेता था। फायर का धमाका हुआ। गोली अंबर की पतलून को चीर कर निकली और सीधी गुंडे के माथे पर जा लगी। उसकी खोपड़ी उड़ गई और घोड़े पर से उलटकर पीछे गिरा और मर गया। अपने साथी की खून में लथड़ी लाश को देखकर उसके साथियों की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अंबर का निशाना बांधकर ऊपर तले गोलियों का मींह बरसाना शुरू कर दिया। अंबर उन लोगों पर अपनी ताकत और करामत जाहिर नहीं करना चाहता था। वो झूठ मूठ कुर्सी पर से उलटकर बरामदे में गिरा और फिर वहां से रेंगता हुआ बड़े सतून की ओट में हो गया। हालांकि सारी गोलियां उसके जिस्म पर लगी थी, लेकिन उसने ये जाहिर किया कि कोई गोली उसे नहीं लगी। वो गुंडों पर सतून की ओट में से निशाना बांध बांध कर फायर करने लगा। देखते देखते 6-7 गुंडे गिरकर ढेर हो गए। बाकी अपने सरदार खूनी मगरमच्छ को बुलाने वहां से भाग गए। अंबर ने देखा थोड़े फासले पर से एक ऊंचा लंबा खूनखार शक्ल वाला गुंडा दूसरे गुंडों के साथ घोड़ा दौड़ाता उसकी तरफ आ रहा था। अंबर को यह समझने में देर न लगी कि यही खूनी मगरमच्छ है। वो बाजार के एन बीच में खड़ा हो गया। मगरमच्छ के आसपास उसके 6-7 साथी भी घोड़ों पर सवार साथ ही चले आ रहे थे। ये टोली अंबर के इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो गई। एक गुंडे ने कहा, बॉस, इसने हमारे कितने ही आदमी मार डाले हैं। खूनी मगरमच्छ गुर्राया। उसने अंबर को खौफजदा करने के लिए उसके इर्द गिर्द 6-7 फायर किए। गोलियां अंबर के दाएं बाएं
सड़क से टकराकर चिंगारियां उड़ाती पत्थरों में घुस गईं, मगर वो अपनी जगह से न हिला। मगरमच्छ ने एक आदमी को हुक्म दिया कि उस पर गोली जाया करने के बजाय इसे घोंसे मार मार कर हिला कर दो। एक मोटा ताजा गुंडा घोड़े से छलांग लगाकर उतर आया। उसने अंबर के सामने आते ही पूरी ताकत से घोंसा मारा। अंबर झूठ मूठ जमीन पर गिर पड़ा और अपना जबड़ा सहलाने लगा। हालांकि उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई थी। गुंडे ने गिरेबान से पकड़कर अंबर को उठाया और ऊपर तले 6-7 मुक्के मारे। अंबर इस तरह की अदाकारी करने लगा जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो और वो बस बेहोश होने वाला है। सारे गुंडे कहकहे लगा रहे थे और अपने साथी को बार बार कह रहे थे, शाबाश करेंगो, शाबाश, इसका भुरकस निकाल दो। अंबर को जब काफी मार पड़ गई तो खूनी मगरमच्छ ने आखिरी हुक्म दिया, इसकी गर्दन तोड़ डालो और आगे चलो, अभी हमें सारे गांव को आग लगानी है, जल्दी करो। सरदार का हुक्म पाकर मोटे गुंडे ने अंबर को एक बार फिर गिरेबान से खींचकर ऊपर उठाया। गुंडे को पहले भी अंबर का जिस्म कुछ सख्त सख्त लगा था, अगरचे अंबर ने अपना जिस्म ढीला छोड़ रखा था। उसने अंबर की गर्दन तोड़ने के लिए उसकी खोपड़ी को सीधा करके गर्दन पर एक भरपूर हाथ मारा। उसका ख्याल था कि अंबर की गर्दन टूटकर लुढ़क जाएगी, लेकिन अब अंबर मुकाबले के लिए तैयार हो गया था। अंबर की गर्दन से टकराकर गुंडे का हाथ टूट गया और वो चीख मारकर पीछे हटा। अंबर उस पर सिर्फ एक ही वार करना चाहता था। उसने गुंडे को गिरेबान से पकड़कर हवा में उठाया, एक गोल चक्कर दिया और फिर उठाकर जमीन पर पूरी ताकत से दे मारा। गुंडे ने आवाज भी ना निकाली और उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। अपने साथियों का यह अंजाम देखकर खूनी मगरमच्छ की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से वो थर थर कांपने लगा। उसने पिस्तौल दोनों हाथों में तान कर अंबर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां अंबर के जिस्म से टकरा टकरा कर गिर रही थी। अंबर ने बुलंद आवाज से कहा, उल्लू के पट्टे, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, अब तैयार हो जा। और अंबर ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग की तो 3 और गुंडे घोड़ों पर से उछलकर नीचे गिरे और ढेर हो गए। अंबर एक घोड़े की पीठ पर बैठ गया और खूनी मगरमच्छ के सामने आकर बोला, खबरदार, तैयार हो जा, फिर ना कहना तुम्हें खबर ना हुई। खूनी मगरमच्छ ने फायर किया। अंबर के माथे से गोली टकराकर नीचे गिर पड़ी। अंबर ने कहा, अब मैं फायर करने लगा हूं। यह मंजर देखकर खूनी मगरमच्छ के हाथ पैर फूल गए। वो घोड़े को मोड़कर भागा, मगर अंबर फायर कर चुका था। गोली उसके पिस्तौल से निकलकर भागते हुए खूनी मगरमच्छ की पीठ में पेवस्त हो गई थी। वो उलटकर घोड़े पर से सड़क पर गिरा। अंबर ने उसके सर पर जाकर 3 गोलियां फायर की। खूनी मगरमच्छ मर चुका था। दूसरे गुंडे वापस भाग उठे। अंबर ने खूनी मगरमच्छ का पिस्तौल लेकर उसमें भी गोलियां भर दी और गांव की सड़क पर घोड़े दौड़ाता गुंडों पर गोलियां बरसाने लगा। एक एक करके सारे गुंडे मारे गए। जो बाकी बचे वो भाग खड़े हुए। अब अंबर को उस बेवा खातून की फिक्र हुई जिसने उसे अपने मकान में पनाह दी थी। मिस्टर अंबर, आज मैंने तुम्हारी जादूगरी को अपनी आंखों से देख लिया है। अंबर ने हंसकर पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी जादूगरी के बारे में? मेजबान खातून ने पूरे एतमाद से कहा, मेरा यकीन है कि यह जादूगरी नहीं है। अंबर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, तो फिर और क्या हो सकता है? औरत बोली, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि यह जादूगरी नहीं है। इतने में नीचे सड़क पर गांव के लोग जमा हो गए। वो नारे लगा रहे थे, मिस्टर अंबर जिंदाबाद, मिस्टर अंबर जिंदाबाद। अंबर ने मुस्कुराकर खातून की तरफ देखा और कहा, कल ये मेरे गले में फांसी का फंदा डाल रहे थे। तुम्हारे मुल्क के लोग भी अजीब हैं। खातून बोली, हम बड़े सादा दिल लोग हैं और ये हकीकत है कि हम बहादुर और एहसान करने वाले आदमी को कभी फरामोश नहीं करते। चलो नीचे आओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खातून अंबर को साथ लेकर नीचे सड़क पर आ गई। लोगों ने अंबर को कंधों पर उठा लिया। उसकी वजह से उनके घर बार लुटने से, बाल बच्चे हलाक होने से और बीवियां अगवा होने से बच गई थी। अंबर के गले में फूलों के हार डाले गए। शाम को उसके एजाज में गांव के गिरजाघर के हाल में एक शानदार दावत हुई। अंबर की तारीफ में लोगों ने तकरीरें की और उसका शुक्रिया अदा किया। अंबर ने उठकर कहा, मैंने जो कुछ किया वो इंसानी हमदर्दी के एहसास के साथ किया, आप पर कोई एहसान नहीं किया। अगर खुदा ने मुझे एक ताकत दी है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे इंसान की भलाई की खातिर इस्तेमाल करूं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। अब मैं चाहता हूं कि कल जो काउच गाड़ी आए उसमें सवार होकर मैं टेक्सास की तरफ रवाना हो जाऊं, क्योंकि वहां मुझे अपने एक रिश्तेदार का पता करना है। लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाई। शहर के मेयर ने कहा कि वो खुद अपनी गाड़ी में अंबर को टेक्सास छोड़ आएगा। अंबर ने यह तजवीज कबूल न की, क्योंकि वो आम काउच गाड़ी में बैठकर सफर का लुत्फ उठाना चाहता था। ये दावत आधी रात तक जारी रही। 12 बजे के बाद अंबर खातून मेजबान के घर आकर सो गया। सुबह सुबह वो उठकर होटल के सामने बरामदे में आकर खड़ा हो गया। गांव के लोग पहले ही से वहां जमा थे। काउच गाड़ी आ गई। उसके आगे 4 घोड़े जुते थे। पीछे एक कुशादा बग्गी लगी थी जिसकी छत पर सामान लदा हुआ था। अंदर बड़ी मुश्किल से 6 मुसाफिर बैठ सकते थे। 3 मुसाफिर वहां उतर गए। अंबर को गांव के लोगों ने बड़ी अकीदत से सवार कराया। जब तक बग्गी खड़ी रही वो भी वहां मौजूद रहे। जब काउच बग्गी चली तो वो नारे लगाने लगे। गाड़ी गांव से बाहर निकलकर कच्ची बल खाती सड़क पर गर्द उड़ाती टेक्सास शहर की तरफ रवाना हो गई। मुसाफिरों में 2 औरतें और एक बूढ़ा मर्द था। दोनों औरतें आपस में बहनें थीं और अंबर को इसी वजह से पसंद न करती थी कि वो काले रंग का नौजवान है। वो आपस में उसका मजाक भी उड़ाने लगी। अंबर खामोश रहा। वो उनके बाप के साथ बैठा था। उसके सामने वाली सीट पर जूलियाना बैठी थी और साथ उसकी बहन मारियाना बैठी थी।
जुलियाना अंबर की तरफ जब भी देखती नाक मुंह चढ़ाने लगती और मुंह नफरत से दूसरी तरफ फेर लेती थी। अंबर ने उसे कुछ न कहा। वो तो मारिया और नाक के बारे में सोच रहा था, और या फिर अभी अलमास की रूह की आखिरी औलाद जरगाल के बारे में सोच रहा था कि खुदा करे अपाची कबीले वालों ने अब तक उसे जिंदा रखा हो। अगर वो मारा गया हुआ तो करोड़ों डॉलर के खजाने की चाबियां वो किसे देगा? जाहिर है वो उसे समंदर में फेंक कर नाग और मारिया की तलाश में निकल जाएगा। काउच गाड़ी भागती चली जा रही थी। धूप मैदानों और दूर दूर के पहाड़ों पर खूब निकली हुई थी। दो पिस्तौलबाज लुटेरे काउच बगी को लूटने की खातिर आमने सामने पहाड़ी में घात लगाए बैठे थे। उन्होंने दूर से बग्गी को आते देखा तो सीटी बजाकर एक दूसरे को खबरदार कर दिया। उनके घोड़े पास ही खड़े थे। जो ही काउच बग्गी करीब आई, उन्होंने फायर करके सबसे पहले ऊपर की सीट पर बैठे कोचवान को हिला कर दिया। बेचारा कोचवान लुढ़क कर चलती गाड़ी से नीचे गिर पड़ा। दूसरी गोली उसके साथी को लगी और वो भी वहीं ढेर हो गया। अब वो घोड़े दौड़ाते बग्गी के साथ साथ दौड़ने लगे। कुछ ही दूर जाकर एक लुटेरे ने बग्गी के ऊपर छलांग लगा दी और बागे थामकर बग्गी को रोक लिया। दोनों लुटेरे बग्गी की खिड़की के पास आकर सख्त लहजे में बोले, बाहर निकल आओ। दोनों औरतें, उनका बाप और अंबर बग्गी से बाहर आ गए। सारा इलाका खामोश और सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। जरा पीछे सड़क के बीच में दोनों कोचवानों की लाशें औंधी पड़ी थीं। अंबर ने सोचा कि ये तो सारा मुल्क ही पिस्तौलें चलाने और मार धाड़ से भरपूर लोगों से भरा हुआ है। बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी बच्चियों को कुछ न कहना, मुझे बेशक ले चलो। एक लुटेरा अपने जर्द दांत निकालकर हंसा और अपने बालों भरे गालों पर उल्टा हाथ फेर कर बोला, तुम तो पहले ही मरने वाले हो। हम तुम्हारी दोनों लड़कियों को साथ ले जाएंगे और मैक्सिको में जाकर किसी अमीर आदमी के यहाँ बेच देंगे। दोनों कहका लगाकर हंसे। एक लुटेरे ने पिस्तौल की नाली से अंबर की ठोड़ी ऊपर करते हुए पूछा, तुम कौन हो ब्लैक बॉय? अंबर ने कहा, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, रोजी की तलाश में यहाँ आया था। वो हंसे, क्यों ना तुम्हारी मम्मी बनाकर तुम्हारी लाश संदूक में बंद कर दें। दूसरा लुटेरा गरजा, इसको खत्म कर दो यार, इन दोनों मर्दों को खत्म कर दो, हमारे पास इनके लिए पानी नहीं है। ये सुनकर बूढ़े की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने लुटेरे के कदमों पर गिरकर कहा, मुझे ना हिला करो, मैं नहीं मरना चाहता। उसकी लड़कियों ने भी रोना शुरू कर दिया, लेकिन लुटेरे रहम खाना नहीं जानते थे। उन्होंने अपने अपने पिस्तौल बूढ़े की तरफ किए और गोलियां चलाने ही वाले थे कि अंबर उनके दरमियान आ गया। इसकी जगह मुझे गोली मार दो। वो हंसे, गधे के बच्चे, तुम्हें बाद में गोली मारेंगे। अंबर सब कुछ सुन सकता था, लेकिन अपने अजीम बाप के खिलाफ ऐसी गाली हरगिज हरगिज नहीं सुन सकता था। लुटेरे के मुंह से भी गाली पूरी अदा नहीं हुई थी कि अंबर जमीन से उछला और दूसरे लम्हे लुटेरे पर उकाब की तरह गजबनाक होकर झपटा। दोनों गुथम गुथा हो गए। अंबर खाली हाथ था। नीचे आए हुए लुटेरे ने अपने साथी से चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाना, और साथ ही उसने अंबर की छाती से पिस्तौल की नाली लगाकर गोली चला दी। उसको यकीन था कि अंबर की गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, सीने से खून का फवारा निकलेगा और वो आखिरी हिचकी लेकर मर जाएगा। लेकिन ये क्या, अंबर की गिरफ्त अभी उसी तरह मजबूत थी और उसके सीने से खून भी नहीं निकला था और आखिरी हिचकी भी नहीं आई थी। वो भी परेशानी था कि अंबर ने अपना काम कर दिया। लुटेरे को महसूस हुआ कि किसी ने उसके दिल को अपने हाथ में पकड़कर जोर से भींच डाला है। उसके मुंह से खून बाहर निकल आया और आंखों के आगे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। जो लुटेरा घोड़े पर बैठा दोनों औरतों पर पिस्तौल ताने हुए था, वो तो ये तवक्को कर रहा था कि अभी उसका दोस्त कपड़े झाड़ता उठेगा, मगर उसकी जगह जब उसने अंबर को उठते देखा तो उस पर ऊपर तले 2-3 फायर कर दिए। एक गोली अंबर के कंधे पर, एक सर में और एक उसकी पसलियों में लगी। गोलियां जाया ना करो दोस्त, मैं आ रहा हूं। इस मंजर को देखकर दोनों औरतों और उनके बाप की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अंबर के सर पर गोली लगते देखी थी और अंबर के सर के बाल हवा में उड़े थे। अंबर ने मरे हुए लुटेरे का पिस्तौल उठा लिया। लुटेरे ने दूसरे पिस्तौल से एक बार फिर अंबर पर फायरिंग की। उसका असर भी कुछ न हुआ। अंबर ने अपने पिस्तौल का रुख लुटेरे की तरफ किया और लबलबी दबा दी। एक और धमाका हुआ और दूसरा लुटेरा घोड़े की पीठ पर से उछलकर अपने खून आलूद सीने को दोनों हाथों से थामे हुए नीचे गिर पड़ा। दोनों बहनों ने लपक कर अंबर का बारी बारी माथा चूम लिया। अब उन्हें एहसास हुआ था कि जिस लड़के को वो काला कलोटा समझकर उससे नफरत कर रही थी, उसी ने उन तीनों की जान बचाई है। बूढ़े ने भी अंबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अंबर से पूछा कि उसको गोली तो लगी थी, फिर उसका असर क्यों नहीं हुआ। अंबर ने यहां भी बहाना बनाया और कहा कि उसे तो गोली लगी ही नहीं थी, गोली लगती तो मर न जाता। तीनों ने मिलकर कोचवानों की लाशों को जमीन खोदकर दफन किया। अंबर खुद कोचवान की सीट पर जा बैठा और बग्गी एक बार फिर टेक्सास शहर की तरफ रवाना हो गई। सफर में ही रात आ गई। उन्होंने एक जगह पहाड़ी के पास ढलान पर पत्थर और रेत साफ करके तरपालें बिछा दी और रात बसर करने के लिए बिस्तर खोल दिए। दोनों बहनों के लिए जरा परे बिस्तर लगा दिए गए। तेल का लैंप जला दिया गया। बूढ़े बाप ने आग रोशन की और खुश्क गोश्त रोस्ट करके डबल रोटी के साथ सब में तकसीम किया। जूलियाना और मारियाना ने बाद में कॉफी बनाई, जो उन्होंने आग के गिर्द बैठकर पी और बातें करने लगे। वो तीनों अंबर की जादूगरी से कुछ खौफजदा थे। किसी वक्त उन्हें लगता कि अंबर इंसान नहीं, कोई जिन या भटकी हुई रूह है जिसने इंसान का रूप धार लिया है। रात खामोश थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। खुली जगह होने की वजह से वहां सर्दी हो रही थी। आग के पास फिर भी कुछ आराम था।
थोड़ी देर बाद तीनों बाप बेटियां सो गए। अंबर भी आग के पास घास पर लेट गया। एक कंबल उसे भी दे दिया गया। आधी रात के सन्नाटे में अंबर को आहट सुनाई दी। वो जाग रहा था, सिर्फ आंखें बंद कर रखी थी। उसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा। रात खामोश थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। टीले रात के अंधेरे में भूरे भूरे दिखाई दे रहे थे और अब उसे कदमों की छाप सुनाई दी। ये 2 आदमियों के कदमों की छाप थी जो खुश्क पत्तों पर बड़ी एहतियात से चल रहे थे। अंबर चौकन्ना हो गया। अंधेरे में उसे 2 साए नजर आए जो झुककर होले होले दोनों सोई हुई बहनों की तरफ बढ़ रहे थे। असल में ये दोनों खूनी मगरमच्छ के साथी थे जो अपने सरदार की मौत का बदला लेने उनके पीछे लगे हुए थे और मौका की तलाश में थे। वो अंबर की जादूगरी से भी वाकिफ थे, इसीलिए वो दोनों बहनों की तरफ बढ़ रहे थे। अंबर जेब से पिस्तौल निकाल ही रहा था कि उन्होंने एक एक बहन को पकड़कर दबोच लिया और पिस्तौल उनकी गर्दनों पर रखकर कहा, अगर किसी ने हम पर पिस्तौल का फायर किया तो हम दोनों को हिलाक कर देंगे। दोनों बहनों की चीख ने उनके बाप को जगा दिया था। अंबर तो जाग ही रहा था। अब वो परेशान हुआ कि अगर फायर करता है तो ठीक है, एक गुंडा तो हिलाक हो जाएगा, मगर एक बहन की जान भी चली जाएगी। गुंडे ने अंबर से कहा, अपना पिस्तौल हमारी तरफ फेंक दो। अंबर ने पिस्तौल फेंक दिया। गुंडों ने दोनों बहनों को पीछे घसीटना शुरू कर दिया। पीछे उनके घोड़े खड़े थे। वो बड़ी होशियारी से अंबर की तरफ मुंह किए और दोनों बहनों की गर्दनों पर पिस्तौल रखे घोड़ों पर सवार हुए और 1 सेकंड में घोड़े वहां से उठ भागे। उनके जाते ही लड़कियों के बाप ने सर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। अंबर सख्त उलझन में फंस गया था। अब वो क्या करे? मारिया या नाग होता तो उन दोनों को भागकर या उड़कर पकड़ लेता। वो तो उड़ नहीं सकता था। उसके पास ना उड़ने वाला तावीज था और ना कोई जादू का मनका था कि जिसे मुंह में रखकर परवाज करने लग जाता। बाप की हालत भी उससे नहीं देखी जाती थी। वो गिरियाजारी कर रहा था। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अंबर ने बग्गी में से घोड़ा खोला और गुंडों का पीछा शुरू कर दिया, मगर रात के अंधेरे में वो खुदा जाने कहाँ गायब हो गए थे। अंबर जंगल के रास्तों से वाकिफ भी नहीं था। कुछ दूर मैदान और टीलों में भटकने के बाद वापस आ गया। वापस आया तो लड़कियों का बाप उसी तरह सर झुकाए परेशान बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने अंबर को भी ताना दिया कि ना तुम खूनी मगरमच्छ को हलाक करते और ना उसके साथी मेरी बच्चियों को अगवा करते। अंबर ने कोई जवाब न दिया। वो अजीब जहनी कश्मकश में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उठकर अंधेरे में ही टहलने लगा। अचानक उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे घुंघरू बज रहे हों। इस आवाज पर लड़कियों के बाप ने चौंक कर सर उठाया और इधर उधर देखकर अंबर से कहा, आग के पास आ जाओ। ये आवाज अमेरिका के सबसे जहरीले सांप रियल स्नेक की है। सांप का लफ्ज सुनकर जाने क्यों अंबर के दिल में परेशान होने के बजाय एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा कि इस सांप से बात करनी चाहिए। फिर ख्याल आया कि वो तो सांप की जुबान ही नहीं जानता। वो किस तरीके से बात करके उसे बताए कि अजीम नाग उसका भाई है। घुंघरू की आवाज अब करीब आ गई थी। लड़कियों का बाप आग के बिल्कुल करीब डंडा लिए खड़ा था कि सांप को नजर आते ही मार देगा। अंबर ने सांप को देखा कि जलेबी बना फन उठाए अपनी दुम जोर जोर से हिला रहा था, जिसकी वजह से घुंघरुओं की आवाज पैदा होती थी। सांप जलेबी बना एक तरफ को खिसकता हुआ भी जा रहा था। वो पीछे से आकर बूढ़े पर हमला करना चाहता था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि सांप की दुम हिलते हिलते रुक गई। घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी बारीक धीमी धीमी सी इंसानी आवाज उसके कानों में कह रही हो, तुम अजीम नाग के दोस्त हो, तुम अजीम नाग के दोस्त हो। अंबर का चेहरा खुशी से खिल उठा। सांप उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे अंबर के जिस्म से उसके दोस्त नाग की बू आ गई थी। सांपों की ये हिस्स बहुत ज्यादा तेज होती है और वो मीलों से अपने दोस्त या दुश्मन की बू सूंघ लेते हैं। अंबर ने आहिस्ता से दिल ही दिल में कहा, हाँ मैं नाग का भाई हूं, अंबर अंबर अंबर। उसे यकीन नहीं था कि उसके दिल से निकली आवाज के सिग्नल अमेरिकी जहरीले सांप तक पहुंच सकेंगे, लेकिन सांप ने अंबर की आवाज सुन ली थी और नाग की बू की वजह से ये आवाज सिग्नल में तब्दील होकर सांप के जहन तक चली गई थी। सांप ने कहा, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ क्या? अब सांप आहिस्ता आहिस्ता चलकर अंबर के करीब आकर बड़े अदब से कुंडली मारकर बैठ गया। बूढ़ा चिल्लाया, इसे मार डालो, ये तुम्हें डस देगा। और बूढ़ा खुद भी डंडा लेकर सांप की तरफ बढ़ा। सांप ने बड़े गुस्से से पलटकर बूढ़े की तरफ देखा और अंबर से कहा, इस बूढ़े को समझाओ कि अपनी मौत की तरफ कदम न बढ़ाए। अंबर ने फौरन चिल्लाकर कहा, सांप से पीछे रहो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। बूढ़ा बोला, अरे बेटा ये बड़ा जहरीला सांप है, तुम्हें हिलाक कर देगा। अंबर ने गुस्से से कहा, पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ। बूढ़ा अंबर की गुस्सीली आवाज से डरकर परे हटकर खड़ा हो गया और सांप की तरफ देखने लगा, जिसने अपना फन अब दोबारा अंबर की तरफ कर दिया था। अंबर ने बड़ी कोशिश करके और संभल संभल कर एक एक लफ्ज दिमाग में जमा करके अदा करते हुए दिल ही दिल में सांप की तरफ तवज्जो करके कहा, इस बूढ़े की लड़कियों को 2 गुंडे अगवा करके ले गए हैं। नाग होता तो वो उड़कर उनके पास जाता और लड़कियों को बचा लाता। क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो? रटील सांप ने कहा, अजीम नाग हमारे देवता हैं, उनके नाम पर हमारी जान भी हाजिर है। मुझे यहाँ 2 अजनबी आदमियों की बू महसूस हो रही है, तुम यही ठहरो, मैं उनकी खबर लेता हूँ। बूढ़े ने कहा, अंबर तुम सांप की तरफ टिकटिकी बांधे क्या देख रहे हो? इसे मारते क्यों नहीं? उसे क्या मालूम था कि वो तो सांप से गुफ्तगू कर रहा था और उस बेवकूफ की बच्चियों को बचाने के लिए सांप से मदद ले रहा था। सांप ने फन उठाकर बूढ़े की तरफ देखा और फुनकार मारी। बूढ़ा डर कर दरख्त की तरफ भाग गया।
अंबर ने कहा, दोस्त क्या तुम उन लोगों तक पहुंच जाओगे? वो तो घोड़ों पर सवार थे और अंधेरी रात में बहुत दूर निकल गए होंगे। सांप ने कहा, हमारे लिए फासले कोई चीज नहीं, जमीन हमें रास्ता दे देती है, मेरा इंतजार करो। ये कहकर सांप तेजी से घास में गायब हो गया। सांप के जाते ही बूढ़े की जान में जान आई। इत्मीनान का सांस लेकर अंबर के पास आया और बोला, खुदा का शुक्र है कि इस मूजी से निजात मिली, मगर मैं तो हैरान हूं कि तुमने उसे मारा क्यों नहीं। अंबर ने बड़ी संजीदगी से बूढ़े के कंधे पर हाथ रखकर उसे आग के पास अपने करीब बिठाया और कहा, अगर मैं उसे मार देता तो तुम्हारी लड़कियां कभी वापस नहीं आ सकती थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अंबर ने कहा, मतलब ये कि ये सांप मेरी सिफारिश पर तुम्हारी बच्चियों को गुंडों से निजात दिलाने गया है। बूढ़े की समझ में ये बात ना आई। वो है मकाना अंदाज में अंबर का मुंह तकने लगा। अंबर ने बात ही ऐसी की थी। सांप अंधेरी रात में रवाना हो गया। ये रटील सांप उस इलाके का सबसे ताकतवर, बुजुर्ग और जहरीला सांप था। वो इंसान को डसकर उसके जिस्म का सारा फास्फोरस चूस जाता था और इंसान की हड्डियां दोहरी होकर टूट फूट जाती थीं और वो उसके जहर से उसी वक्त मर जाता था। उस सांप की रफ्तार कभी कभी 100 मील फी घंटा तक पहुंच जाती थी और यूं महसूस होता कि वो उड़ रहा है। उस वक्त ये सांप एक बड़े अहम मिशन पर जा रहा था। चुनाचे पहाड़ी ढलान से उतरते उसने गुंडों की बू एक तरफ से आती सूंघी और फिर बिजली जैसी तेजी के साथ उस तरफ को भागा। देखते ही देखते वो नजरों से गायब हो गया। दोनों गुंडे घोड़े दौड़ाते रातों रात बड़ी दूर निकल गए थे। वो मैदानी इलाके से निकलकर छोटी छोटी पहाड़ियों वाले मैदान में आ गए, जहां खुश्क बंजर चट्टानें जगह जगह खड़ी थी। यहां आते आते उन्हें सुबह हो गई। एक जगह घोड़े रोककर उन्होंने दोनों बहनों को नीचे उतारा, उनके हाथ पीछे बांधे और फिर पानी पिलाया। दोनों बहनें खौफ से सहमी हुई थी। उनकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे। गुंडों ने हवा में खुशी से 2-2 फायर किए और कहा, अब हम तुम्हें हलाक करेंगे, हम तुम दोनों से अपने बास की मौत का इंतकाम लेंगे। और फिर दोनों कहकहे लगाकर हंसते और हवा में गोलियां चलाकर डांस करने लगे। सांप उनसे काफी दूर था। उसने गोलियों की आवाज सुन ली थी। उसे गुंडों की बू भी आ रही थी और वो इस बू पर खाइयां, खड्डे, बंजर जमीन और चट्टानें बुर करता उनकी तरफ मौत बनकर भागा चला रहा था। गुंडे अपनी फतह पर बड़े खुश थे। दोनों लड़कियों को उन्होंने दरमियान में बिठा दिया था और उनके इर्द गिर्द डांस करते हुए हवाई फायर कर रहे थे। सूरज चट्टानों के ऊपर निकल आया था। दोनों गुंडों के घोड़े जरा परे खड़े थे। सांप उनके करीब आन पहुंचा था। उसने पत्थरों की ओट से अपना फन उठाकर घोड़ों और गुंडों को देखा। सांप ने यह भी देखा कि दोनों गुंडों के दरमियान 2 औरतें सहमी हुई बैठी थीं। गुंडों के हाथों में पिस्तौलें थी। वो सांप को गोली मारकर हलाक भी कर सकते थे। सांप बड़ी एहतियात से एक चट्टान की तरफ निकल गया। उसे चट्टानों में कुछ सांपों की बू आई। रिटेल सांप ने अपनी जुबान में एक सीटी की आवाज निकाली। उस आवाज को सुनते ही इर्द गिर्द चट्टानों से 4 सब्ज और सुर्ख धारियों वाले सांप घुंघरू बजाते निकल आए और बड़े सांप के आगे अदब से झुक गए। रटील सांप ने उन्हें फौरन घुंघरुओं की आवाजें बंद करने का हुक्म दिया। सांपों की दुमें खामोश और बेहरकत हो गई। रटील सांप ने कहा, सामने वाली छोटी चट्टान के पास 2 आदमी और 2 औरतें हैं। आदमी गोलियां चला रहे हैं, मेरे साथ चलो। हमें उन आदमियों को डसना और उनके जिस्मों से फास्फोरस पीना है, मगर ख्याल रहे उनकी गोलियां हमें कहीं हलाक न कर दें। फिर उन्होंने हमले की एक स्कीम बनाई और 5 सांप इधर उधर बिखर कर चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। रटील सांप ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो घुंघरुओं की आवाज बिल्कुल ना निकालें। दोनों गुंडे अपने पिस्तौलों में नई गोलियां भर रहे थे। बेचारी दोनों बहनें मौत के खौफ से जर्द हो रही थी। मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। गुंडे उनसे 10-10 फीट के फासले पर आमने सामने खड़े पिस्तौले खोले उनमें गोलियां डाल रहे थे और हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। अचानक एक गुंडे को ऐसा लगा जैसे किसी भेड़े ने काट दिया हो। वो उछलकर परे हटा। बस ये उसकी जिंदगी की आखिरी हरकत थी, क्योंकि उसके बाद उसके जिस्म की सारी हड्डियां दोहरी होकर मुड़ी और फिर टूटने लगी, क्योंकि उनका सारा फास्फोरस उस सांप के जिस्म में चला गया था जिसने उसे डसा था। वो चीख मार कर गिरा। दूसरे गुंडे ने जमीन पर सांप को देखा तो अंधाधुंध उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर उसे 3 और सांप दिखाई दिए जो इधर उधर भाग रहे थे। गुंडा घबरा गया और यूं ही गोलियां चलाने लगा। सांप कभी एक पत्थर के पीछे से निकलकर फुनकारते और कभी गायब होकर दूसरी जगह से निकल आते। दोनों बहनों की घिघी बंध गई थी। सांपों ने उनके जिस्म दहशत से ठंडे कर दिए थे। उन्हें हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। उन्हें क्या खबर थी कि ये सांप उनकी जिंदगी बचाने के लिए आए हैं। गुंडा पागलों की तरह इधर उधर फुदकता गोलियां चला रहा था। जब उसके पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो गईं तो 3 तरफ से 5 सांप उसके इर्द गिर्द फन उठाकर खड़े हो गए। गुंडा पहले तो घबराया, फिर उसने जमीन से पत्थर उठा लिया और सांपों को मारने शुरू कर दिए। वो एक सांप को पत्थर मारता तो दूसरा आगे बढ़ा था। सांप उसके साथ खेल रहे थे। फिर बड़े रटील सांप ने पीछे से छलांग लगाई और गुंडे के सर के ऊपर जाकर चिमट गया। गुंडे ने ऊपर हाथ करके उसे झटकना चाहा तो सांप ने बड़ी तेजी से उसकी उंगली पर डस दिया। गुंडा चीख मारकर एक तरफ को भागा। अब बाकी 4 सांप भी उछलकर गुंडे के जिस्म से चिमट गए। उन्होंने भी बारी बारी उसे डस दिया। जब 5 सांपों ने उसे डसा और उसके जिस्म से फास्फोरस चूस लिया तो गुंडा खड़े खड़े कांपा, लरसा और फिर यूं दोहरा चौहरा होकर गिरा जैसे खाली डिब्बियों का छोटा सा ढेर गिर पड़ता है।
उसकी सारी हड्डियां अलग अलग होकर आपस में गड़मड़ हो गई थी और जिस्म यूं मुर्दा पड़ा था जिस तरह के एक बुश शर्ट खूंटी पर से फर्श पर गिर पड़ती होती है। इस अरसे में दोनों बहनें दहशत के मारे एक दूसरे से लिपटी कांपती नहीं। दोनों गुंडों की मौत के बाद चारों सांप बड़े रटील सांप को खुदा हाफिज कहकर वापस चट्टानों की तरफ चले गए। सिर्फ रटील सांप वहां बैठा रहा। अब मुसीबत ये थी कि वो उन बहनों से बात नहीं कर सकता था। वो उनसे कहना चाहता था कि दोनों घोड़ों पर बैठकर वापस चली जाएं। अंबर और उनका बूढ़ा बाप वहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ कि मैदान साफ पाकर दोनों बहनों के दिल में जो पहला ख्याल आया वो यही था कि घोड़े खाली पड़े हैं, उन पर बैठकर वहां से भाग जाना चाहिए। बस उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो घोड़ों पर बैठकर वहां से चली गईं, तो रटील सांप भी 100 मील फी घंटा की रफ्तार से वहां से भागा। बहनों के आने से पहले रटील सांप अंबर के पास पहुंच गया। घुंघरुओं की आवाज के साथ वो अंबर के पास जाकर अदब से सलाम करके बोला, अजीम नाग के अंबर भाई, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। गुंडे अपने अंजाम को पहुंचे। दोनों बहनें वापस आ रही हैं। सांप को दोबारा देखकर बूढ़े ने उसे मारने की बिल्कुल कोशिश न की, बल्कि बड़े गौर से कभी सांप और अंबर के खामोश चेहरे को देखने लगा। अंबर आंखें बिल्कुल नहीं झपक रहा था और टिकटिकी बांधे सांप को तक रहा था। अंबर ने खामोशी की जुबान में सांप का शुक्रिया अदा किया। सांप ने फुनकार मारकर बूढ़े की तरफ फन घुमाया तो वो दौड़कर दरख्त के पीछे हो गया। अंबर ने कहा, इसे कुछ ना कहना। रटील सांप बोला, मैं इसके दिमाग के ख्यालात पढ़ रहा हूँ। ये मुझे मारने के बारे में सोच रहा है, मगर मैं तुम्हारी खातिर इसे माफ कर देता हूँ। रटील सांप सलाम करके चला गया। उसके जाते ही बूढ़े ने बेताबी से पूछा कि उनकी बच्चियों की क्या खबर है। अंबर ने कहा, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी दोनों बच्चियां वापस आ रही हैं। उसके साथ ही उन्हें घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपने बाप से रोते हुए गले मिल रही थीं। वो पुरस्रार सांपों का किस्सा सुनाने लगी, जिन्होंने वहां आकर उन्हें गुंडों से निजात दिलाई। उसके बाप ने कहा, वो सांप अंबर ने यहां से भेजे थे। दोनों बहनों ने यूं ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा जैसे अब उन्हें पक्का यकीन हो गया हो कि अंबर इंसान नहीं बल्कि कोई जिन या भूत है। इसके बाद उन्होंने अपने बिस्तर वगैरह लपेटे और बग्गी में बैठ वहां से अपनी अगली मंजिल टेक्सास की जानिब रवाना हो गए। अब जरा मारिया की तरफ चलते हैं। नाग तो अरबी समुद्री जहाज में सफर करता स्पेन की तरफ चला आ रहा है। मारिया हिस्पानवी खातून के पास थी और अंबर के इंतजार में वो सारी रात सफेद सांप वाली पहाड़ी पर बैठी रही। जब अंबर ना आया तो वो बड़ी परेशान हुई और वापस हिस्पानवी खातून के घर आ गई। शाही महल के कदीम बादशाह अबी अलमास की रूह इस दौरान अंबर को नई दुनिया यानी बरे आजम अमरीका पहुंचा चुकी थी। दूसरी रात मारिया दोबारा सफेद सांप वाली पहाड़ी पर आई तो उसे अबी अलमास की रूह दिखाई दी। एक सफेद साया झाड़ियों और सतूनों के पीछे से निकलकर मारिया के सामने आ गया। मारिया ने पूछा कि वो किसकी रूह है और वहां क्या करने आई है। अबी अलमास की रूह ने मारिया को अंबर के बारे में सारी कहानी सुना डाली और कहा कि वो मारिया को सिर्फ यही इतला करने वहां आई है कि अंबर नई दुनिया पहुंच चुका है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी नई दुनिया के शहर कंटकी पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि अंबर कल रात तक उसी शहर में था। मारिया को पहले तो अबी अलमास की रूह पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने अपने महज शाही खजाने को आखिरी औलाद तक पहुंचाने के लिए अंबर को इस्तेमाल किया और अमेरिका पहुंचा दिया। मगर फिर वो खामोश हो गई, क्योंकि भटकती रूहों में बड़ी ताकत हुआ करती है और वो अगर गुस्से में आ जाएं तो पूरे महल को नीचे से उठाकर उल्टा सकती हैं। उसने कहा, ठीक है एहरू, मुझे भी अमेरिका में उस शहर में पहुंचा दो जहां अंबर ने रात बसर की थी। मैं उसे तलाश कर लूंगी, आओ मेरे साथ। रूह मारिया को एक पुराने खंडर में ले गई। यहाँ एक ऐसा पत्थर था जिसमें गोल सुराख नमा दरवाजा बना हुआ था। उसकी दूसरी तरफ वादी नजर आ रही थी। रूह ने उस पत्थर के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, इस दरवाजे में छलांग लगा दो, फिर क्या होगा? फिर तुम नई दुनिया में पहुंच जाओगी। मारिया जानती थी कि रूहें अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। उसने पत्थर के गोल दरवाजे में छलांग लगा दी। उसकी आंखें दरवाजे से गुजरते हुए अपने आप बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वो एक दरिया के ऊपर से यूं गुजर रही थी जैसे हवा में रुई का गाला किसी चिड़िया का पर उड़ा जा रहा हो। उसके नीचे धूप में चमकता दरिया था जिसका पाट काफी चौड़ा था। किनारे पर ऊंचे ऊंचे देवदार के दरख्तों वाले जंगल थे। मारिया आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे पर अपने आप उतर गई। उसने देखा कि दरिया का पानी किनारे के पत्थरों से टकरा कर आगे को जाकर एक तरफ मुड़ गया है। मारिया को कंटकी गांव या कस्बे की तलाश थी, क्योंकि उसी जगह से उसे अंबर का सुराग मिल सकता था। रूह के साथ ये मुसीबत होती है कि वो ताज़ा तरीन वाक़यात से बेखबर होती है। उसे ये तो मालूम है कि कल क्या हुआ था और कहाँ हुआ था, मगर इस वक्त क्या हो रहा है वो रूह नहीं बयान कर सकती, वरना अभी अलमास की रूह मारिया को बता देती कि अंबर इस वक्त कहाँ है। मारिया ने सोचा कि वो खुद ही पता चला लेगी। दरिया किनारे कुछ चलती कुछ हवा में उड़ती मारिया जंगल में से गुजरकर दूसरी तरफ निकल आई। यहाँ एक कभी बल खाती सड़क शुमाल की तरफ चली गई थी। मारिया उसी सड़क पर चलने लगी। एक मकाम पर उसने तख्ता लगा देखा जिस पर लिखा था कंटकी 10 किलोमीटर। मारिया ठीक सिमत को जा रही थी। उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। पीछे से उसे एक और बग्गी आती दिखाई दी। उसके आगे घोड़े जुते हुए थे। ये मुसाफिर काउच बग्गी थी। ऊपर सामान लदा हुआ था।
बग्गी बड़ी तेज आ रही थी। जब वो करीब से गुजरी तो मारिया भी छलांग लगाकर हवा में उछली और बग्गी की छत पर आ गई। थोड़ी देर बाद वो कंटकी के कस्बे में थी, जो छोटा सा एक शहर ही था। पुरानी तर्ज की लकड़ी की इमारतें थीं। दुकानों में लोग चीजें खरीद रहे थे। काऊ बॉय घोड़ों पर सवार बाजार में चल रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मारिया चलती चलती एक होटल के करीब से गुजरी तो उसे अंदर किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो होटल के बंद दरवाजे में से लहरों की तरह गुजर कर अंदर आ गई। क्या देखती है कि एक छोटा सा होटल है जहां काऊ बॉय और पिस्तौल बाज गुंडे बैठे ताश खेल रहे हैं। तीनों गुंडों ने एक बूढ़े आदमी की मशकें कस रखी हैं और उसकी तरफ पिस्तौल तानकर उसको गालियां दे रहे हैं। चीख जिस औरत ने मारी थी वो काउंटर के पीछे खड़ी थी और शायद उस बूढ़े आदमी की बेटी थी। एक गुंडे ने उस औरत के मुंह पर जोर से चांटा मारा और लड़खड़ा कर गिर पड़ी और उसके होंठों से खून बहने लगा। कमाल की बात यह थी कि वहां बैठे हुए दूसरे लोग बिल्कुल दखल नहीं दे रहे थे और अपने अपने खेल में लगे थे। हाँ, कभी कभी आंख उठाकर देख लेते थे कि बूढ़े को अभी गुंडों ने गोली क्यों नहीं मारी। उनकी सरगोशियां मारिया ने सुनी तो उसे मालूम हुआ कि ये तीनों करीबी गांव के बड़े जबरदस्त खूनी किस्म के पिस्तौलबाज हैं और उस बूढ़े ने, जो कि होटल का मालिक है, उन्हें मुफ्त खाना देने से इनकार कर दिया था, जिसके जुर्म में ये पिस्तौलबाज गुंडे उसे गोली मारने वाले थे। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग इस कदर जुल्म करते हैं और फिर खामोशी से बैठे जुल्म होता देखते रहते हैं। मारिया ने सबसे पहले तो बूढ़े की जान बचाने का फैसला किया। वो उस गुंडे के पीछे आ गई जिसने बेचारे बूढ़े पर पिस्तौल तान रखा था और उसकी खोपड़ी का निशाना बांधकर कह रहा था, बुड्ढे खुसट, मरने के लिए तैयार हो जा। उसके दूसरे साथी ने कहकहा मारकर कहा, अबे गोली मारकर काम तमाम क्यों नहीं करता। वो गोली चलाने ही वाला था कि मारिया ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर जोर से हाथ मारा। पिस्तौल गुंडे के हाथ से दूर जा गिरा और साथ ही उसकी कलाई की हड्डी भी टूट गई। वो दर्द से दोहरा होकर बैठ गया। क्या हुआ? दूसरा गुंडा पिस्तौल लेकर उसकी तरफ आया। किसी ने मेरे हाथ पर लोहे का डंडा मारा है। दोनों उसके साथी गुंडे समझे कि शरारत होटल में बैठे हुए किसी गाहक ने की है। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ लोग जख्मी होकर कुर्सियों पर से गिरे। उनको अपने उस जुर्म की सजा मिल रही थी कि वो अपने सामने एक इंसान को बेगुनाह मरते देखकर भी खामोश बैठ रहे थे। मगर जब एक गुंडा बूढ़े को गोली मारने के लिए उसकी तरफ आया तो मारिया उछलकर उसकी गर्दन के ऊपर तक आई और पूरी ताकत से अपना ठुड्डा उसकी गर्दन पर मारा। मारिया एक जिन की ताकत रखती थी। उसके ठुड्डे ने पिस्तौल बाज गुंडे की गर्दन उसके जिस्म से इस तरह अलग कर दी कि बस थोड़ी सी लटकती बाकी रह गई थी। तीसरे गुंडे ने बूढ़े की लड़की को पकड़ लिया, मगर मारिया वहां पहले ही पहुंच गई थी। उस गुंडे ने लड़की पर गोली चला दी। गोली खुशकिस्मत लड़की के रुखसार के बिल्कुल करीब से होकर पीछे बड़े शीशे को लगी और वो चकनाचूर हो गया। लड़की काउंटर के पीछे छुप गई। गुंडे ने काउंटर के ऊपर चढ़कर हमला करना चाहा तो मारिया लड़की की मदद को वहां भी आ गई। गुंडे को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसकी कमर पर कोई पहाड़ उठाकर दे मारा हो। वो तिनके की तरह उड़कर टूटे हुए शीशे के साथ जाकर धाएं से लगा और उसकी कमर की हड्डी कई जगहों से चकनाचूर हो गई। वो मुर्दा चूहे की तरह गिर पड़ा। ये सब कुछ हो रहा था और वहां बैठे हुए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और गुंडे अपने आप कैसे मर कर गिर रहे हैं। मारिया ने जब देखा कि तीनों गुंडे मौत की नींद सो गए हैं तो वह खामोशी से होटल से बाहर निकल आई। जाते जाते सिर्फ उसने इतना किया कि छत के साथ लटकते लैंप को जोर से एक झकोला दे दिया। लैंप जोर जोर से झूले की तरह झूलने लगा। लोग भूत भूत कहते वहां से निकल भागे। मारिया ने दरवाजे के आगे कुर्सी कर दी, गोया ये कुर्सी खुद ब खुद आगे आ गई थी। लोग उसे ठोकर खाकर एक दूसरे के ऊपर ढेर होते चले गए। सारे कस्बे में शोर मच गया कि कंटकी में कोई भूत आ गया है। लोगों ने डर कर अपनी दुकानों और मकानों के दरवाजे बंद कर दिए और घरों के अंदर बैठ गए। कुछ खिड़कियों के ओट से खौफजदा नजरों से बाजार में देखने लगे, जहां सिवाय काऊ बॉय घुड़सवारों के दूसरा कोई नहीं था। काऊ बॉय कहके लगा रहे थे और हवाई फायर कर रहे थे। वो उन लोगों पर कहके लगा रहे थे जो भूत भूत का शोर मचाते भागे जा रहे थे। कुछ दूर काऊ बॉय उनके पीछे घोड़े दौड़ाते, हवाई फायर करते और फिर वापस आ जाते। मारिया सारा दिन कस्बे में घूमती रही। उसे कहीं से भी अंबर का कोई सुराग न मिला। उसे ये भी मालूम हुआ कि वहां से कोई हफ्ते बाद एक मुसाफिर बग्गी अगले शहर को जाती है और अभी बग्गी के आने में 4 रोज बाकी थे। दिल में उसने सोचा कि वहां ज्यादा देर रुकने के बजाय बेहतर है कि वो अकेली किसी अगले बड़े शहर की तरफ कूच कर जाए। शायद बड़े शहर में अंबर का कुछ खोज लग सके। उस वक्त शाम हो गई थी और मकानों दुकानों के अंदर लैंप रोशन हो गए थे। मारिया ने कस्बे को छोड़ दिया और उस कच्ची सड़क पर आ गई जो कस्बे से बाहर को जा रही थी। शुरू में मारिया लंबी लंबी छलांगों के साथ कुछ उड़ती कुछ पैदल चलती सफर तय करती रही। फिर जब वो कस्बे से काफी दूर निकल आई और दरिया का किनारा आ गया तो वो आम रफ्तार के साथ चलने लगी। अंधेरा छा रहा था। आसमान पर सितारे निकल आए थे। दरिया का पाट पहाड़ियों में आकर छोटा हो गया था और पानी तेज रफ्तारी से बह रहा था। मारिया के सामने दरिया और आसपास पहाड़ियां थी। दरिया पहाड़ियों में दाखिल हुआ तो उसका किनारा गायब हो गया। मारिया ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया।
वो दूसरी जानिब जाकर फिर दरिया के साथ शामिल होना चाहती थी। चढ़ाई चढ़कर वो पहाड़ के ऊपर आ गई। ऊपर छोटा सा मैदान था जहां दरख्त ही दरख्त खड़े थे। आगे फिर ढलान आ गई जो दूर नीचे दरिया तक चली गई थी। पहाड़ियों से निकलकर दरिया फिर वादी में सुकून से बहता दिखाई दे रहा था। पहाड़ी से उतरते उतरते मारिया को गहरी रात हो गई। वो पहाड़ी के ढलान वाले ऊंचे दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी। यहाँ बड़ी खामोशी थी, सिवाय जरा फासले पर तेजी से बहते दरिया की हल्की हल्की सरसराहट के और कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मारिया को खुश्क झाड़ियों की तरफ से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमी शाखें हटाता आ रहा हो। मारिया रुक गई। उसने पलट कर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई न दिया, फिर अंधेरे में लाल रंग का एक इंसानी साया आगे बढ़ता नजर आया। उसने कंधे पर किसी इंसान को डाल रखा था। दोनों के जिस्म नंगे थे। बदन पर लाल रंग का रोगन मला हुआ था और कमर के गिर्द सिर्फ लंगोट बंधे थे। लाल रंग का ये साया एक दरख्त के नीचे आकर रुक गया। उसने अपने कंधे पर उठाए हुए आदमी को धम से जमीन पर गिरा दिया। गिरे हुए आदमी ने कोई हरकत न की, जैसे गिरा था वैसे ही पड़ा रहा। मारिया के रोंगटे खड़े हो गए। गिरने वाला इंसान मुर्दा था। जिंदा सुर्ख आदमी के सर पर किसी जानवर के परों की टोपी पड़ी थी और गले में हड्डियों की माला थी जो मारिया को ही उस अंधेरे में नजर आ सकती थी। मारिया बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगी कि वो करता क्या है, वो उस मुर्दे को वहां किस लिए लाया है। सुर्ख आदमी असल में उस इलाके के जंगल का एक बहुत बड़ा रेड इंडियन जादूगर था और एक खास चिल्ला काटने के लिए कब्रिस्तान से ताज़ा दफन किए गए मुर्दे को उखाड़ कर वहां लाया था। उसने पहले तो वहां थोड़ी सी आग जलाई, फिर उसने थैले में से कोई शय निकाल कर डाली जिससे वहां बड़ी नागवार बू वाला धुआं फैल गया। फिर उसने मुर्दे के गले में रस्सी डालकर रस्सी को ऊपर दरख्त की शाख पर फेंका। उसके बाद उसने रस्सी के सिरे को खींचना शुरू कर दिया। वो खूब जोर लगाकर रस्सी खींच रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुर्दे ने ऊपर उठना शुरू किया। जब वो दरख्त की शाख और जमीन के दरमियान लटकने लगा तो सुर्ख जादूगर ने रस्सी दरख्त के तने के साथ बांध दी। अब वो आग के इर्द गिर्द चक्कर लगाने और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने और आग में बार बार कोई शय फेंकने लगा। उसकी आवाज मगरमच्छ की आवाज से मिलती थी, जैसे कोई डकरा रहा हो, फुनकार रहा हो। उस चिल्ले के लिए ये सुर्ख जादूगर 1 माह तक सिर्फ सांप खाता रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज में फुनकार आ गई थी। वो बारीक बारीक सांप की तरह धुएं में फुनकारें मार रहा था। जब वो मंत्र पढ़ते पढ़ते और फुनकारें मारते मारते थक गया और उसका सुर्ख जिस्म पसीने से तरबतर हो गया तो उसने आग बुझा दी। लटकते हुए मुर्दे के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अपनी कमर के गिर्द बंधी हुई थैली में हाथ डालकर एक स्याह रंग का छोटा सा सांप निकालकर उस पर मंत्र पढ़कर फूंका और मुर्दे के पांव के साथ सांप का मुंह लगा दिया। सांप ने 3 बार मुर्दे को डसा। सुर्ख जादूगर ने सांप को थैली में दोबारा बंद किया और मुर्दे की तरफ दोनों हाथ उठाकर गौर से देखना शुरू कर दिया। मुर्दा दरख्त के साथ लटका हुआ था। वो साकित था। रस्सी उसकी गर्दन में पड़ी थी जिसकी वजह से उसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। उसका जिस्म बिल्कुल पत्थर था और उसमें जरा सी भी हरकत नहीं थी। लेकिन जब सांप ने उसे 3 बार डसा तो अचानक मुर्दे के जिस्म ने हरकत की। उसने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाकर अपनी गर्दन पर हाथ रखे और उसके गले से गड़गड़ाहट सी निकली जो कह रही थी, मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, बोल तो मुझसे क्या चाहता है। सुर्ख जादूगर का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने अपने जर्द दांत निकाल कर कहा, ऐ मरे हुए इंसान की रूह, मैं खुश हूं कि तू इस मुर्दा जिस्म में दोबारा आ गई। मैंने तेरा चिल्ला पूरा कर दिया। अब मुझको इतनी ताकत दे कि मैं जब चाहूं गायब हो सकूं, जब चाहूं जाहिर हो सकूं। सिर्फ इसी ताकत के बाद ही मैं अपने कबीले के बूढ़े जादूगर सरदार को कत्ल करके कबीले का सरदार बन सकता हूं। मुर्दे ने गड़गड़ाहट वाली दहशत भरी आवाज में कहा, अब इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सुर्ख जादूगर ने ताज्जुब से पूछा, वो क्यों? मुर्दा बोला, इसलिए कि तुम्हारे इलाके में पहले ही से एक ऐसी औरत आ चुकी है जो गायब रहती है और किसी को दिखाई नहीं देती। इस इंकशाफ पर सुर्ख जादूगर दंग रह गया। बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उस औरत ने तुम्हारा चिल्ला किया था? मुर्दा बोला, नहीं, वो औरत मेरे चिल्ले की मोहताज नहीं है। उसे आज से 5000 साल पहले मिस्र के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने गायब कर दिया था। वो तब से लेकर आज तक अपने 2 साथियों नाग और अंबर के साथ जिंदा चली आ रही है। सुर्ख जादूगर को मुर्दे की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने गुस्से से मुर्दे से पूछा, कहाँ है वो गैबी औरत? मैं अपने जादू से उसे हलाक कर डालूंगा। मुर्दे ने कहा, तुम अकेले ऐसा नहीं कर सकते, उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ, अगर मैं चाहूं तो तुम उसे अपनी कैद में ला सकते हो। वो औरत इस वक्त कहाँ है? मारिया मुर्दे की गुफ्तगू सुनकर परेशान हो रही थी कि इस कमबख्त ने कैसे उसे देख लिया और अब उस सुर्ख जादूगर को भी सब कुछ बता रहा था। पहले तो वो वहां से भागने लगी, लेकिन फिर इस ख्याल से रुक गई कि कम से कम ये तो मालूम कर ले कि ये खबीस मुर्दे की रूह मक्कार सुर्ख जादूगर को क्या तरकीब बताने वाली है। मुर्दे ने सुर्ख जादूगर के सवाल पर कहा, वो औरत इस वक्त ठीक तुम्हारे पीछे 10 कदम के फासले पर खड़ी है।
सुर्ख जादूगर इस पर चौंक कर उछला और जो ही उसने मुड़कर पीछे देखा उसे तो कुछ दिखाई न दिया, लेकिन मारिया ने वहां से भागना शुरू कर दिया। सुर्ख जादूगर ने मुर्दे से कहा, मुझे तो नजर नहीं आ रही। तुम्हें नजर आ भी नहीं सकती, अब वो भाग रही है, उसे पकड़ो, नहीं तो तुम अपने कबीले के सरदार नहीं बन सकोगे। तुम्हारी बादशाही और ताकत के लिए उस औरत का पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं उसे कैसे पकड़ूं ये तो बताओ। मुर्दे ने कहा, मेरे सीने में चाकू मारकर एक पसली निकालो और फिर उसे हवा में उछाल दो। मेरी पसली उस गैबी औरत के गिर्द एक अनदेखी जादू की दीवार खड़ी कर देगी, जिसमें से ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं निकल सकेगी। जल्दी कर, वो औरत भागी जा रही है। सुर्ख जादूगर ने चाकू निकालकर मुर्दे के सीने में घोंपा और उसकी एक पसली खींचकर बाहर निकाल ली, फिर उसे जोर से हवा में उछाल दिया। पसली एक गूंज के साथ हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। मारिया भागती हुई काफी दूर निकल चुकी थी कि पसली हवा में नमदार हुई और उसने मारिया के गिर्द एक गोल दायरा बनाया और वापस हवा में गायब हो गई। मारिया कुछ न समझ सकी कि ये क्या चीज थी और क्या कर गई है, लेकिन जो ही वो भागती भागती एक छोटे पुल पर पहुंची तो वो किसी अनदेखी शीशे की दीवार से टकराकर गिर पड़ी। उसने देखा उसके चारों तरफ शीशे की दीवार थी, जिसमें से वो शुआ बनकर भी नहीं निकल सकती थी। मारिया उस जादू की अनदेखी दीवार में कैद हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसके बाद क्या हुआ, मारिया उस दीवार से कैसे निकली, मुर्दे ने मारिया के साथ क्या सलूक किया, अंबर अपाची कबीले में जरगाल की तलाश में क्यों कर पहुंचा, नाग के साथ स्पेन की तरफ आते बहरी जहाज पर क्या गुजरी, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी कहानी अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली किस्त में मिलेगी, जिसका नाम है इंसानी बिल्ली। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अगली एपिसोड पर पहुंच जाइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।